आज भी हमारे ज्ञान भारत में स्वाध्याय का दिन है। आज बहुत ही प्यारी बुक लेके आ रही है हमारी शिल्पी मित्तल। बहुत ही प्यारी स्पीकर है, विमेन एम्पावरमेंट पे है, फ्रॉम एशेस टू रीबर्थ। तो चलिए फ्रेंड्स, उस बुक के बारे के में और ज्यादा जानते हैं। शिल्पी जी को इनवाइट करते हैं। वेलकम 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 शिल्पी जी। ये बहुत अच्छी स्पीकर हैं और ऑडियो बुक्स भी बनाती हैं। इनकी ऑडियो बुक्स को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोग घर बैठे हुए जो नहीं पढ़ पाता है बुक को, वो आप लोग सुन सकते हैं। तो वेलकम वेलकम टू ज्ञान भारत शिल्पी। हेलो। हाँ शिल्पी। नमस्ते नीता मैम, आपको नमस्ते। आप सच में बहुत अच्छा सा मंथ एक लेकर के आए हैं। पूरा मंथ वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, बहुत ब्लिसफुल मंथ है ये। और जितना सुनो उतना ज्यादा और कॉन्फिडेंस आता है खुद में, और ज्यादा अच्छा लगता है। अपनी पावर अब धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ती जा रही है हम लोगों की। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस, तो इस बुक के बारे में मैंने सुना नहीं है, सिर्फ मैंने गूगल में सर्च करके देखा था, नवनीत कौर करके हाँ मैम, ये बुक एक रियल लाइफ स्टोरी है। अच्छा अच्छा। जो राइटर है उन्होंने खुद अपनी ही लाइफ की जर्नी को इसमें शेयर किया हुआ है कि वो कैसे एकदम डाउन में जाकर के, बिल्कुल डेथ जैसी कंडीशन उनकी लाइफ की आ गई थी, उससे वो कैसे ग्रो हुई और कैसे उन्होंने खुद को स्टैंड किया। और आज जो वो काफी कुछ कर रही है, मैं बताऊंगी आगे। और जी जी। मतलब वो एक इंस्पिरेशन है सबके लिए कि कोई लेडी इतना कर सकती है, ऐसे माहौल से निकलने के बाद भी इतना आगे जा सकती है। तो इसलिए इस बुक को मैंने चूज किया सबको बताने। मतलब ये बुक हमको ये बताएगी कि कभी भी किसी भी मोमेंट पे होप नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं मैम। जी जी, चलिए क्या है। मैम मैं स्क्रीन शेयरिंग करूंगी, मुझे होस्ट करना हाँ अलाउ हाँ, कर। बना दी, मैंने एक को होस्ट बना दिया है। ओके मैम। मैम स्क्रीन शो हो रही है मेरी? हाँ ओके, थैंक यू। आज की जो ये बुक है, ये नरेंद्र कौर की बुक है, द फिनिक्स फ्रॉम एशेस टू रीबर्थ। इसका टाइटल बहुत अट्रैक्टिव है, फ्रॉम एशेस टू रीबर्थ, यानी कि कैसे कोई राख से दोबारा जन्म ले सकता है। तो इस टाइटल ने मुझे अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट किया कि आखिरकार इसमें ऐसा क्या है। तो ये बहुत ही एम्पावरिंग बुक है, और जैसा कि वुमेन एम्पावरमेंट का मंथ चल रहा है, तो मैंने इस बुक को चूज किया आप सबके साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि इनकी जो लाइफ है वो सच में इतनी हार्ड लाइफ है, और उसके बावजूद भी उन्होंने अपने आप को कैसे ग्रो किया, कैसे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया, और कैसे उस सिचुएशन से वो बाहर निकल करके आई। तो आज हम इस बुक में उनकी स्टोरी के थ्रू जानने वाले हैं, और ये काफी लोगों को एम्पावर करेगी, क्योंकि जो लोग भी सिचुएशन में अटके हुए हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो मैरिड लाइफ हो, शादी के बाद, शादी से पहले, जैसी भी हो, आप कहीं भी अगर अटके हुए हो तो ये आपको वहां से मूव ऑन होने में आपकी हेल्प करेगी। इस बुक की शुरुआत होती है द फिनिक्स बर्ड से। तो ये जो फिनिक्स बर्ड है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जो ये बर्ड है, ये कहा जाता है कि ये 5 और 6 सेंचुरीज में ये बर्ड अवेलेबल थी, लेकिन अब ये नहीं है, सिर्फ स्टोरीज में है। लेकिन इस बर्ड की खासियत ये है कि ये जो बर्ड है, ये अपने ही नेस्ट को खुद ही आग लगाती है, जला देती है, और उसकी राख से फिर से वो नया उसका बर्थ होता है। ये बहुत अमेजिंग सी स्टोरी है, और सब लोग इस पे बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन गूगल कर सकते हैं। मैंने खुद इसके बारे में गूगल किया और जाना कि ये बर्ड इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इस बर्ड को जो नरेंद्र कौर है उन्होंने इस बुक के टाइटल में ऐड किया है, इसके ऊपर ही बुक का नेम दिया हुआ है कि कैसे एक पर्सन अपनी एक डेथ कंडीशन, जो लाइफ की एक ऐसी कंडीशन होती है जहां आपको लगता है कि अब सब कुछ खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता, और उससे आप कैसे उठ सकते हो। तो जो पावर इस बर्ड में है, फिनिक्स में, वही पावर हम सबके अंदर है। बात सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि जो इस पावर को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, वो जगा लेते हैं और वो उससे निकल जाते हैं, और जो नहीं जान पाते वो वहीं पे अपनी लाइफ को
ऐसा सोचते हैं कि बस मेरी लाइफ अब ओवर हो चुकी है। तो ये बहुत ही जरूरी था इस बर्ड के बारे में जानना। नरेंद्र कौर जो है वो फाउंडर हैं द वुमेन पावर अनलिस्टेड की, यानी कि एक ऐसी वुमेन पावर अनलिस्टेड की ये फाउंडर हैं जो लेडीज की हेल्प करती है, जो वुमेन की पावर को बढ़ाने में, उनको उनकी शक्तियां याद दिलाने में, और वो किसी भी मोमेंट पे हो, कहीं भी अटकी हुई हो, उनको सेल्फ ग्रोथ के लिए उनकी हेल्प करती है। और ये फिनिक्स जो बुक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसकी राइटर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो इस बुक को सबसे स्पेशल बनाती है वो ये है कि वो एक सिंगल मदर है, वो भी 100% स्पेशल गर्ल चाइल्ड के साथ। यानी कि उनकी जो गर्ल है वो कंप्लीटली एक 100% स्पेशल चाइल्ड है, जो मूव नहीं कर सकती, बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, कंप्लीटली वो बेड पे ही रहती है। और उसके साथ उन्होंने कैसे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, कैसे अपना लाइफ का पर्पस जाना, और कैसे वो एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल करके आई। इनकी स्टोरी में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जो नरेंद्र कौर है, शादी से पहले ये बताती हैं कि इनका जो लाइफ था वो बहुत ही हैप्पी था, ब्लिसफुल था। और ये एक ऐसी फैमिली में इन्होंने बर्थ लिया था जहां गर्ल्स को कंप्लीटली फ्रीडम है, आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, एक ओपन माइंडेड जो फैमिली रहती है उसमें उनका बर्थ हुआ था। और स्टार्टिंग से ही इनके फादर ने इनको रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाया। ये बताती है कि जब ये 6th स्टैंडर्ड में थी तो ये जहाँ रहती थी वहां पे कन्वेंस की बहुत दिक्कत थी, तो ये 6th स्टैंडर्ड में ट्रेन से सफर करके अपने स्कूल तक पहुंचती थी। तो मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी फ्रीडम थी वहां पे गर्ल्स को। और इसके साथ साथ वो एक टॉपर रही हैं, केवी स्कूल की स्टूडेंट रही हैं। और इन्होंने बाद में काफी हायर एजुकेशन लेने के बाद में एक कॉर्पोरेट कंपनी में इन्होंने जॉब भी किया हुआ है। अब टर्निंग पॉइंट कहाँ से शुरू होता है कि जब इतना सब कुछ स्मूथली जा रहा था, अच्छे से जा रहा था, कोई सोच नहीं सकता कि अब उनकी लाइफ में क्या टर्न आने वाला है। जैसा कि हर लड़की के साथ होता है, शादी के बाद ही उसकी लाइफ में यू टर्न आता है। तो जब इनकी शादी हुई तो इनकी शादी बिल्कुल एक अपोजिट फैमिली में हुई, यानी कि एक ऐसी फैमिली जहां पे गर्ल्स को बहुत कंट्रोल करके रखा जाता है, उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, उनको बोलने की फ्रीडम नहीं है, कहीं जाने आने की फ्रीडम नहीं है। एक कंप्लीटली ऐसी फैमिली जहां पे गर्ल्स को बहुत बाउंडेड करके रखा जाता है कि तुम बहू हो तो तुम्हें यही करना है, और कोई किसी चीज की इंपॉर्टेंस नहीं देना। तो एक ऐसे रिलेशनशिप में ये आ गई थी, और इनके हस्बैंड के साथ साथ इनकी फैमिली दोनों ही इसी तरीके के मेंटालिटी के थे। उसके साथ में ये बताती है कि उस रिलेशनशिप में इतना फंस चुकी थी ये कि उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि लाइफ ने बिल्कुल यू टर्न ले लिया है, कि ये हुआ क्या उनके साथ में। जब भी वो कुछ करते थे तो उनको मेंटली टॉर्चर इतना किया गया था इमोशनली, कि एक टॉपर लड़की जो इतनी अच्छी है और कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी और अपनी लाइफ में सेल्फ डिपेंड थी, वो खुद डाउट में आ जाती है और अपनी ही एबिलिटीज पे डाउट करने लग जाती है कि क्या मैं सच में ऐसी हूँ। यानी कि वो कुछ भी अच्छा करते थे तो क्या करते थे, उसको ब्लेम करके उसको गलत साबित कर दिया करते थे कि तुम कोई काम ठीक से नहीं कर सकती हो, तुम फैमिली ठीक से नहीं संभाल सकती, बच्चे नहीं देख सकती, कोई काम ठीक से नहीं करती हो। और ऑल दैट टाइम ब्लेमिंग गेम जो फैमिलीज में रहते हैं वो चलते रहते थे। तो काफी कुछ सफर किया इन्होंने। ये बताती कि इनके शादी के कुछ टाइम बाद इनका एक बेटा हुआ जो आज 16 साल का है। लेकिन उनकी फैमिली इतना निगेटिव मेंटालिटी की थी कि उन्होंने उसके उनके जो बेटे हैं, जो बेटा है उसका ब्रेन वॉश ही कर दिया कंप्लीटली अपनी मदर के लिए। तो जो बेटा है वो आज भी इनसे हेट करता है, इतना निगेटिविटी उसके अंदर भर दी कि वो भी मदर से लव ही नहीं करता। और उसके बाद वो बताती है कि मैं इतना ज्यादा इमोशनल और मेंटल टॉर्चर में थी कि मैं इस चीज को बता नहीं सकती। हर दिन उनका डर में निकलता था, हर एक पल उनका ऐसा निकलता था कि जिंदगी मिली ही क्यों है मुझे। मतलब सब कुछ खत्म, कहीं कुछ जाने की परमिशन भी नहीं थी इनको, ना किसी से ज्यादा बात करने की परमिशन थी। तो कई बार ये इतना डिप्रेशन में आ गई थी कि अपने कभी पापा मम्मी के पास जा रही हैं, 2-3 महीने वहां रह रही हैं, फिर अपने घर वापस आ जाती थी उसी रिलेशनशिप में
जो कि इतनी टॉक्सिक थी, उसके साथ भी उन्होंने ये सोच करके कि गर्ल्स जो हैं वो शादी के बाद अपने घर पे ही रहना चाहिए। एक लड़की का घर शादी के बाद उसका ससुराली होता है, सोसाइटी ने जो भी बिलीफ बनाए हुए हैं, और ये सब कुछ वो सोचते हुए मानते हुए सारी चीजों को चुपचाप सहन करती जा रही थी। लेकिन प्रॉब्लम कब हुई, जब ये बीमार हुई थी और तब इनकी फैमिली इनको कोई सपोर्ट नहीं करती थी, तो ये अपने पेरेंट्स के पास चली जाती थी। और फिर एक टर्न और आया, 10 साल बाद इनकी शादी के इनकी लाइफ में एक बेटी आई, और वो बेटी भी इतना ही जो इमोशनल वुंड्स थे इनके, वो कैरी करके ही साथ में लेकर के आई थी। वो खुद को हील भी नहीं कर पाई थी और कुछ जानती भी नहीं थी इसके बारे में। उनकी बेटी वो बताती कि 7th मंथ जब वो प्रेग्नेंट थी, जब उन्होंने टेस्ट कराया था, तब तक वो बिल्कुल ठीक थी। फिर उसके बाद में जब दोबारा टेस्ट हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि वो कुछ ब्रेन से रिलेटेड कुछ इशू है उसके साथ में, वो ब्रेन हैमरेज उसको हो चुका है, और अगर वो बर्थ लेती है तो वो अब सरवाइव नहीं कर सकती, मींस नॉर्मल लाइफ नहीं जिएगी, वो एक हैंडीकैप चाइल्ड के जैसा जिएगी। और उसी टाइम पे उनको कुछ इतना इमरजेंसी आ गई थी कि डॉक्टर ने कहा कि इमीडिएटली हमें ये डिलीवरी करनी होगी। उसके बाद उनकी लाइफ में यही पॉइंट आता है कि वो ये देखती हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद आखिरकार ये जो गर्ल है, हैंडीकैप है, इसने मुझे चूज क्यों किया, एज अ मदर इसने मुझे क्यों चूज किया। मेरी लाइफ में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ये मुझे भगवान ने एक और चैलेंज क्यों दिया, आखिरकार ये मेरी लाइफ में आई क्यों है। तो इस तरह से इन क्वेश्चन के साथ धीरे धीरे उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी बर्थ लेने लग गई थी, मतलब उनको ये क्वेश्चंस के आंसर जानने थे। वो बताती है कि अपनी बेटी को लेकर के वो अपने घर वापस आ गई थी, लेकिन उनकी फैमिली ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। फुल्ली जो 100% स्पेशल चाइल्ड है, गर्ल है, उसका पूरा टेक केयर उनके ही ऊपर था। और इवन उनको उसके लिए भी ब्लेम किया जाता था कि तुमने अपनी प्रेगनेंसी पे अपना ध्यान नहीं रखा, तुम्हारी लापरवाही की वजह से ही ऐसा हुआ है। ना उनको हस्बैंड का सपोर्ट था, ना इन लॉज का सपोर्ट था, किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं था। और सपोर्ट के नाम पे सिर्फ उनको क्या मिलता था, ब्लेम मिलता था, उनको नाराजगी मिलती थी, उनको झगड़े मिलते थे, शिकायतें मिलती थी। और वो ये बताती कि जब वो बेटी उनकी 4-5 साल की थी तब इतना ज्यादा वो डिप्रेशन में आ गई थी और कंप्लीटली टूट चुकी थी। अब लग रहा था कि अब जिंदगी खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। तब वो बताती कि उनको चिकन पॉक्स हुए थे, और वो इतने ज्यादा डीप हुए थे कि उनके इंटरनल बॉडी और एक्सटर्नल दोनों में ही वो चिकन पॉक्स आए थे। और इसकी वजह से उनके पेरेंट्स ने उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। 6 डेज वो हॉस्पिटल में रही, और तब एक ड्रीम स्टेट में या एक बेहोशी की स्टेट में उनकी सोल उनसे कनेक्ट हुई, और उसने उनको बोला कि तुम क्यों सफर कर रही हो, तुम सफर करने के लिए पैदा नहीं हुई हो, तुम एक वॉरियर हो, तुम लड़ो, अपनी सिचुएशन के लिए खड़ी हो, और अब तुम्हें दोबारा उस रिलेशनशिप में वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम क्यों बार बार उसमें जाती हो, आखिरकार तुम्हें अगर बर्थ मिला है और ये हर एक दिन जो तुम्हें नया मिल रहा है ये किस लिए है, तुम उसको जानो, उसको पहचानो। तो इस तरह से उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया, क्योंकि उनकी फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं था। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो उस रिलेशनशिप में वापस नहीं जाएंगी। और ये उनकी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन था जो उनको खुद नहीं पता था कि आगे वो क्या करने वाली हैं, क्योंकि एक 100% स्पेशल चाइल्ड गर्ल के साथ और उस रिलेशनशिप को छोड़ देना और उसके बाद एक नए सिरे से अपनी शुरुआत करना, ये वाकई एक मदर के लिए बहुत ही चैलेंजिंग भरा मोमेंट होता है। और इतना बड़ा डिसीजन लेने के बाद वो अपनी बेटी को लेकर के और एक अपने पेरेंट्स के घर आ जाती हैं, और वो डिसाइड करती है कि अब वो उस रिलेशनशिप में वापस कभी नहीं जाएंगी। यहाँ से स्टार्ट होता है उनका ट्रांसफॉर्मेशन, कि उन्होंने कैसे खुद को ट्रांसफॉर्म किया। वो ये बताती है कि जब मैं अपनी बेटी को लेकर के वापस आ गई थी तो मेरे लिए इजी नहीं था सब कुछ करना। एक लेडी के लिए जो कि बर्थ भी नहीं लेती है, एक गर्ल जब वो एक मदर के वूम में होती है,
उसी वक्त उसको ये एहसास हो जाता है कि वो एक फीमेल है, एक गर्ल है, तो उसको सोसाइटी में आके कितना कुछ फेस करना है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसा कहा जाता है, अरे लड़की है, तो स्टार्टिंग से एक माइंडसेट सेट हो जाता है, अरे लड़की है तो उसके लिए क्या क्या सेफ्टी होनी है, क्या क्या उसके लिए बाउंडेशंस होंगी, कैसे सरवाइव करेगी, कैसे उसको पढ़ाना है लिखाना है, सोसाइटी में कैसे सेट हो पाएगी, सारी चीजें। तो ये आसान नहीं था। और वो ये बोलती है कि इसी कंडीशन की वजह से वो कंप्लीटली ब्रेक हो चुकी थी, पूरा कॉन्फिडेंस जीरो चला गया था। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एक होप थी कि अगर वो साथ में रह रही है तो एटलीस्ट फैमिली तो है, एक नाम तो है। पर लेकिन यही चीज ना उनको अपोजिट भी समझाती थी कि जब ऐसे रिलेशनशिप का क्या फायदा जो आपके टफ टाइम में आपका सपोर्ट ना करे, आपका साथ ना दे, और आपको एक ऐसे बच्चे के साथ अकेले छोड़ दिया जाए। तो ये चीज वो कंप्लीटली समझ चुकी थी कि वहां से कोई सपोर्ट होने वाला नहीं है, मुझे मेरी बेटी के लिए खुद ही स्टैंड लेना होगा, अपनी लाइफ का कंट्रोल मुझे खुद लेना होगा, और मुझे खुद ही अपने दम पे खड़ा होना होगा। तो अब इसके बाद आगे चलते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन का स्टार्ट हुआ है अपने कुछ क्वेश्चन से, कि यानी कि एक जो लड़की है आखिरकार वो ऐसा स्टेप लेती ही क्यों है, यहाँ तक ये स्टेज आई ही क्यों उनके रिलेशनशिप में कि उनको ये स्टैंड लेना पड़ा। तो यहाँ हम जानेंगे कि कोई भी अगर मैरिड लाइफ है और कोई लड़की है तो वो आखिर अपनी फैमिली से क्या चाहती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि एक जो लड़की है, गर्ल है, आखिरकार वो अपनी फैमिली से क्या चाहती है, जो आपको लगता है कि ये बहुत बेसिक सी चीज है या इम्पोर्टेंट है, अगर ये मिलती है तो रिलेशनशिप बहुत स्मूथ चलती है, और अगर ये चीजें नहीं है तभी प्रॉब्लम होती है। मुझे प्लीज बताइए, एक दो प्लीज कमेंट करके बताइए मुझे। फुल सपोर्ट, लव, सपोर्ट, रिस्पेक्ट, गुड, सिक्योरिटी, गुड, यस। तो ये सारी क्या है, बेसिक चीजें हैं, इनमें से किसी का भी एक का भी आंसर ऐसा नहीं आया कि मुझे मनी चाहिए। कुछ आया क्या ऐसा कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ चाहिए? किसी एक का भी ऐसा रिप्लाई नहीं आया ना। इसका मतलब ये है कि सबकी फीलिंग सेम है, हम सब एक ही चीज चाहते हैं। आखिरकार एक लड़की जो है, एक वुमेन जो है, वो क्या चाहती है एक रिलेशनशिप में, फैमिली में? एक बहुत बेसिक सी चीज है, वो ये चाहती है कि उसको एक्सेप्ट किया जाए, उसको रिस्पेक्ट दी जाए, उसको लव दिया जाए, उसकी भी एग्जिस्टेंस है, उसको ये फील कराया जाए। ठीक है ना? तो यही सारी चीजें जब मिसिंग हो जाती हैं तब क्या होता है, इन्हीं सारी चीजों के मिसिंग होने की वजह से ही एक रिलेशनशिप में जो दरार है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है? तो ये सारी चीजें ही होती हैं जो ना होने की वजह से ही एक रिलेशनशिप इस स्टेज पर आती है। और इसके अलावा अगर मैं ये कहती हूँ कि अगर ये सारी चीजें आपको नहीं मिलती हैं तब आपको क्या करना चाहिए? अगर ये चीजें आपको फैमिली से नहीं मिल रही है तो सिचुएशन में आप क्या करते हैं, आपको क्या करना चाहिए? अगर कोई लड़की, आप इमेजिन कर सकते हैं किसी को, उसको क्या करना चाहिए अगर वो चीजें नहीं मिलती हैं? तो कुछ सजेशंस दीजिए आप लोग मुझे चैट बॉक्स में। सेल्फ डिपेंड, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, मूव ऑन, ओके। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो बोला है किसने, डोंट कीप क्वाइट, टेक हेल्प ऑफ लॉ, गुड, यस। तो काफी कुछ तो मैम अभी सेशंस जितने हुए हैं सबको आंसर्स मिल गए हैं, सब तैयार हो गए हैं इस चीज के लिए। तो ये इस चीज का रिजल्ट है, शो हो रहा है कि कितना लोग अवेक हो गए हैं। वेरी गुड। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपको ये सारी चीजें आपकी रिलेशनशिप में नहीं मिल रही है तो पहली चीज तो ये है कि आपको पहला स्टेप लेना चाहिए कम्युनिकेशन का। आपको बात करनी चाहिए कि आखिरकार वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं आपके साथ।
ना कि उसको मान करके दुखी हो जाओ और रोना शुरू कर दो या गॉसिप शुरू कर दो या किसी से अपनी बातें कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। इधर उधर बातचीत करने से कुछ नहीं होगा। जो भी सॉल्यूशन निकलना है, जहां प्रॉब्लम है वहीं से सॉल्यूशन आना है, और जिससे प्रॉब्लम है उसी से ही आना है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें कॉन्वर्जेशन करनी चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों है। ऐसा ज्यादातर मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में ऐसा होता है कि जो लड़कियां होती हैं, वुमेन होती है, शादी के बाद उनको राइट्स बहुत कम होते हैं। उसका रीजन पता है आपको क्यों होता है ऐसा? उसका रीजन है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने ज्यादा पावर दे दी तो क्या होगा, वो सुनेगी नहीं हमारी, हम कुछ भी कहेंगे वो कुछ सुनने वाली नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है ना, धीरे धीरे करके ये सारी चीजें इसीलिए होती हैं, इंपॉर्टेंस को कम दिखाने के लिए। और हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को बिलीव करने लग जाते हैं, और जो लोग बिलीव करने लग जाते हैं उनकी लाइफ में फिर पहली चीज से एंट्री हो जाती है, यहीं से एंट्री होती है। क्योंकि अगर यही बेसिक चीजें नहीं मिलती हैं तो हम आगे तक पहुंचते ही नहीं है। अगर मिल जाती है तो पहुंचते ही नहीं है। तो इससे जो निकलने का रास्ता है वो नरेंद्र कौर ने अपनी बुक में बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में दिया हुआ है कि आपको खुद के लिए बोलना होगा। अगर आपको लव नहीं मिल रहा है तो आपको अपने पार्टनर से खुल करके इसके बारे में बात करनी होगी कि आखिरकार ऐसा हो क्यों नहीं रहा है, आखिर उनकी क्या डिमांड है, वो क्या चाह रहे हैं या क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। हो सकता है उनका माइंडसेट कुछ अलग हो। तो ये सारी चीजों को जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे, सिर्फ सोच के बैठे रहेंगे, ये चीजें सॉल्व नहीं होने वाली हैं। ऑथेंटिसिटी, और ऑथेंटिसिटी के बारे में काफी बार नीता मैम बता चुकी हैं कि ऑथेंटिसिटी क्या है। ये एक लड़की के लिए एक नेकलेस के जैसा होता है, ठीक है, कि यानी कि हमें इसको हमेशा वियर करके रहना चाहिए। अब मेन चीज है ऑथेंटिसिटी होती क्या है। ऑथेंटिसिटी होती है आपकी खुद के साथ सच्चाई, यानी कि आप क्या हो, आप जो हो आप उसको भूल जाते हो। आप क्या करते हो ना रिलेशनशिप में, जो जैसा चाहता है आप वैसे ही करने लग जाते हो। आप अपना खुद का ट्रू सेल्फ है, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो आपका सच है, आप क्या फील करते हो, उन सारी चीजों को साइड करके आप क्या करते हो, लग जाते हो रिलेशनशिप को बैलेंस करने में, लोगों को समझाने में, या फिर जैसा वो चाह रहे हैं उसमें। किस लिए? सिर्फ एक्सेप्टेंस के लिए, कि आपको भी वैल्यू दी जाए, आपको भी लव दिया जाए, आपको भी रिस्पेक्ट दी जाए। इसीलिए आप क्या करते हो, अपना जो ट्रू है, जो आप थे, उसको साइड हटा करके जैसा होता है, जैसा डिमांड रहता है, आप वैसा करने लग जाते हो। तो प्रॉब्लम भी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। जब आप जितना ज्यादा इन चीजों में जैसा जो चाहता है वैसे ही बनने लग जाते हो, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि घर के जितने मेंबर्स होते हैं वो ही आपके बारे में डिसीजन ले रहे होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। आपकी कंडीशन उस वक्त ना एक बैडमिंटन के जैसे हो जाती है। मतलब जो शिडल कॉक है ना, कभी इसके पास गई कभी उसके पास गई, जिसने जैसा किया जैसा कहा आप वैसा ही करने लग जाते हो, और फिर आप इमोशनली भी वैसा फील करने लग जाते हो। यानी कि ये चीजें सिर्फ आपकी लाइफ पे ही असर नहीं डालती हैं, आपके इमोशन पे, आपके फीलिंग पे भी असर डालती हैं। और धीरे धीरे करके जो एक अच्छी और हैप्पी लड़की होती है वो कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल आपने किसको दे रखा है, ये कंट्रोल आपने दे रखा है अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को। इसीलिए ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। और सफरिंग जो होती है ना, वो एक डेस्टिनेशन नहीं है कि आपको सफर करना ही करना है, उसको अपनी डेस्टिनेशन मत बनाइए। वो एक मोमेंट है, एक पॉइंट है जहां आप जब चाहें तब आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? अपने आप के साथ ट्रू रह करके, ऑथेंटिसिटी के साथ में। हमेशा अपने आप से सच रहिए, अपने आप से सच बोलिए। जो चीज आपको पसंद नहीं है उसके बारे में नो कहना सीखिए, कि ये चीज आपको पसंद नहीं आ रही है, आप इसके लिए एग्री नहीं हो। ऐसा नहीं है कि सबको खुश करने के लिए जो वो कहते जा रहे हैं आप वो करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। ठीक है? तो और आपको क्या करना अच्छा लगता है,
आप उस पे भी फोकस कीजिए, क्योंकि शादी के बाद क्या होता है ना, ज्यादातर जो गर्ल्स होती हैं अपनी खुद की जो भी इच्छा होती है, जो भी डिजायर होती है, उसको साइड रख देती हैं, कंप्लीटली हम भूल जाते हैं और शादी के बाद खुद को पूरी तरीके से फैमिली को ही अपने आप को डिवोट कर देते हैं। तो वो चीज नहीं होनी है। आपको अपना सच, आप क्या हो, उसको साथ में रखना है। जब तक आप खुद को उस अपने आप को अपने सच के साथ नहीं रखोगे, तब तक आप इस चीज से बाहर नहीं निकल सकते हो। तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हो अपने घर में या अपने रिलेशनशिप में, आप मुड़ते ही जा रहे हो, झुकते ही जा रहे हो, मुड़ते ही जा रहे हो, तो आप थोड़ा सा कंट्रोल आपको अपने हाथ में लेना होगा। क्योंकि अगर इतना करने के बाद भी अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, अब वो और ज्यादा एक्सपेक्टेशन हाई होती चली जाएंगी और आप कितना बैंड होगे। तो बेटर है कि आप अपनी ऑथेंटिसिटी का चार्ज लीजिए, आप उसको वियर कीजिए और अपने आप के साथ रहिए। नेक्स्ट है साइलेंस स्पीक्स वॉल्यूम, ब्रेक इट। इसमें एक बहुत प्यारी सी कोट थी जो मुझे अच्छी लगी, मैंने यहाँ पर भी मेंशन की हुई है। द मोस्ट डेंजरस एनिमल विद इन द वर्ल्ड इज अ वुमन स्माइलिंग विद साइलेंस। यानी कि अगर कोई लेडी आपको मुस्कुराती हुई मिले, तो आप समझ लीजिए कि उसके पीछे एक साइलेंस है जो मुस्कुरा रही है। और ज्यादातर यही होता है हम सबके साथ में, कि कोई भी चीज होती है, हम आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहते, हम झगड़ा नहीं चाहते, मैटर को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए हम क्या चूज करते हैं, हम चुप रहना चूज करते हैं। और ये जो चुप रहना है, ये एक तरीके का नहीं है, ये कई तरीके के होते हैं। यानी कि अगर आप चुप हो, तो आप इसको एहसास कीजिए, फील कीजिए कि आप अगर किसी रिलेशनशिप में शांत हो तो क्यों हो। क्या उसका रीजन लव है, कि आप पीस के लिए, या आप किसी से प्यार करते हैं उसकी खुशी के लिए शांत हो, या आपको अच्छा लगता है अपनी साइलेंस के साथ में रहना, आप इसीलिए शांत हो, या फिर आप चीजों को अवॉइड करना चाहते हो इसीलिए शांत हो। इसकी एक लैंग्वेज नहीं है, इसके कई सारी लैंग्वेज हैं। तो आपको ये सुनना होगा अपनी साइलेंस को, कि आखिरकार आप चुप क्यों रहते हो, किस लिए आप शांत हो, आपके चुप रहने से ऐसा कौन सा मुद्दा है जो सुलझा हुआ है या शांत है। तो आपको क्या करना है, चुप नहीं रहना है, आपको उस पर बोलना है, आपको बात करनी है। फिर वही वाली चीज, जब तक बात नहीं करोगे, कम्युनिकेशन नहीं होगी, सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। तो एक वुमेन जो होती है, उसके पास में एक आवाज होती है, वॉइस होती है। आप उस वॉइस को भूलिए मत अपनी, आप उसको यूज कीजिए। और जो चीजें आपको पसंद नहीं आ रही हैं, आप उसके लिए स्टैंड लीजिए, खड़े होइए, बात कीजिए। आखिर डर किस बात का है। क्योंकि अगर आप अपनी साइलेंस को बढ़ाते जाओगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो सप्रेस हो जाएगी। और जिस दिन वो निकलेगी, तो उस दिन इतनी भयंकर तरीके से निकलेगी कि सारी चीजों को तोड़ तोड़ के निकलेगी। मतलब हर एक चीज के, जिस चीज के लिए आप चुप थे ना, उसके भी पीसेस हो जाएंगे। तो उस लेवल तक आप ना आओ, अपने इमोशन को उस लेवल तक ना लेके आओ। उससे बेटर है स्टार्टिंग में ही बोलना स्टार्ट करो। जो चीज पसंद नहीं आ रही है उसके बारे में बोलो। कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई घर में किसी बात का डिस्कशन चल रहा है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसको भी रखिए। अगर कोई नहीं सुन रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको बोलना आना चाहिए, आपको रखना चाहिए। ये सोच के चुप मत रहो कि अगर मैं बोलूंगी तो कोई फायदा नहीं, कोई सुनने वाला तो है नहीं, तो फिर बोलने से क्या फायदा। ऐसा नहीं है। आपको अपनी एक्सिस्टेंस शो करनी है, आपको बोलना है, भले ही आप वन सेंटेंस में बोलो। जरूरी नहीं है कि आप लंबी कॉन्वर्सेशन का एक पार्ट बनो, भले ही 1 या 2 सेंटेंस बोलो, लेकिन अपने पॉइंट ऑफ व्यू, आपका क्या नजरिया है, उसको आप रखना सीखिए, उसको आप बोलना सीखिए। अब ये नहीं है इसका मतलब कि आप लड़ने झगड़ने लग जाओ या बहुत ही ज्यादा हाई वॉल्यूम में बात करो, ऐसा नहीं है। आपको ये एक आर्ट भी आनी चाहिए कि आपको किस तरीके से अपनी बात को रखना है। क्योंकि बात को रखने के भी तरीके होते हैं ना। अगर सपोज कोई पर्सन जिसको आपका बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, जो चाहता ही नहीं है कि आप बिल्कुल भी बोलो, आपको बस चुप रहना है, और उस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं, जब ऐसा कुछ हो रहा हो कि आपको बोलना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो उस टाइम पर,
आप वो टाइम निकलने के बाद में जब वो पर्सन सुनने की स्टेट में हो, शांत हो, उस टाइम पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। पर कोई एक्सपेक्टेशन मत कीजिए बदले में कि मैंने इसको रखा है तो कोई मानेगा ही। बस अपने अंदर से जो ये एनर्जी है ना सप्रेस वाली, उसको निकाल दीजिए, रिलीज कर दीजिए उसको अपने अंदर से। जहां बोलने की जरूरत है वहां बोलिए, जो गलत है उसके लिए जरूर बोलिए। और इन सब चीजों में हम सबकी सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है? सेल्फ लव। यानी कि जब तक आप खुद से प्यार करना नहीं सीखोगे तब तक आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। एक चीज और है कि आपकी लाइफ की सिचुएशन जो भी हो, आप शेयर कर सकते हो किसी से, कोई सजेशन दे सकता है आपको, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स तो आपको ही डालने होंगे। हील आपको ही करना होगा, वो आपके ही एफर्ट से ही काम होगा और किसी के कुछ भी कहने से नहीं होगा। आप कितना भी सुन लो, कितना भी किसी से अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर लो, कितने भी सजेशंस ले लो, लेकिन जब तक आप खुद पे काम नहीं करोगे तब तक ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो इसमें सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है? सेल्फ लव। यानी कि जब एक ऐसी सिचुएशन आपकी होती है कि जब फैमिली में इतना नहीं कोई सुनता है या नहीं सपोर्ट कर रहा है, उस टाइम पर आप सेल्फ सेंटर हो जाओ। आपको लगता है कि एक ऐसी कॉन्वर्सेशन चल रही है जिसका आप पार्ट नहीं होना चाहते, या फिर आप बोलोगे तो फालतू में कोई नाराज हो जाएगा और आपसे बात करना बंद कर देगा, इग्नोर करना शुरू कर देगा। तो उन सारी चीजों को अगर आप फेस नहीं करना चाहते हो, बस अपनी बात रखो और वहां से मूव हो जाओ और सेल्फ सेंटर हो जाओ। आप जितना ज्यादा खुद को प्यार दोगे, जितना ज्यादा खुद से कनेक्ट होगे, उतना ही ज्यादा आप इन सारी चीजों को अवॉइड कर पाओगे। और अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप निकल ही नहीं सकते हो और आपको फेस करना ही है, तो फेस मत कीजिए, यू टर्न ले लीजिए। आप बाहर अपना ध्यान देने की बजाय अपने अंदर चले जाइए, इनसाइड हो जाइए आप। तो जब आप इनसाइड हो जाओगे अपने, तब आपको सॉल्यूशंस नजर आएंगे और आप खुद को लव कर सकते हो, सेल्फ लव। अब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारी फैमिली में अलाउ ही नहीं है सेल्फ लव करना भी, हम कुछ भी करते हैं उनको उससे भी प्रॉब्लम होती है, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो ठीक है, आप एक चीज ये सोचिए ना कि वो जो भी कह रहे हैं वो आप नहीं करते हो तो भी कह रहे हैं, तो इससे तो अच्छा है कि आप खुद के लिए खड़े हो, खुद के लिए कुछ करो। और खुद के लिए करने में अगर कोई कुछ कह रहा है तो सुन भी लो यार दो चार बातें। आखिरकार लाइफ किसकी है? आप किसके लिए आए हो यहाँ पे? बर्थ मिला है अगर गॉड ने आपको दिया है तो किसके लिए दिया है? आप अपनी पावर को क्यों भूल रहे हो? आप एक वर्ड हमेशा अपने माइंड में रखिए, वी आर गॉडेस। हम गॉडेस हैं। अगर कोई ये चीज हमें नहीं याद दिलाता है तो हमें खुद को बार बार याद दिलानी है। ठीक है, वो पावर जो एक गॉड के अंदर है, गॉडेस के अंदर है, वही सारी शक्तियों के साथ उन्होंने हमें भेजा है। और ये भी एक चीज को सोचिए कि अगर फीमेल होना बहुत हार्ड है, ये लाइफ बहुत हार्ड है, तो ये हार्ड नहीं है, ये हार्ड हम लोगों ने बना रखी है। कैसे बना रखी है? अपने बिलीफ सिस्टम से। तो कहीं ना कहीं वो बिलीफ सिस्टम आपके ऊपर डाले जाते हो और आप भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। तो आपको नहीं करना है उसको। अगर गॉड ने आपको सांसें दी है और हर एक दिन आपको दे रहा है, तो क्यों दे रहा है? कोई तो मीनिंग है ना इसका। ऐसे ही तो नहीं आपको लाइफ मिल रही है, ऐसी ही तो सांसें नहीं मिल रही हैं। तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, गॉड की दी हुई लाइफ की रिस्पेक्ट कीजिए। गॉड ने आपको एज अ फीमेल, आपने जो बर्थ लिया है उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि एक फीमेल ही है जिसको गॉड ने ये पावर दी है कि वो अदर डायमेंशन की सोल को अर्थ पे लेकर के आ सकती है। तो जो पावर है वो किसके पास है सबसे ज्यादा? एक फीमेल के पास है। लेकिन वो पावर हमने खो दी है अपनों के लिए, प्यार के लिए, घर में शांति के लिए, बच्चों के लिए, सब खो दिया है हम लोगों ने। लेकिन क्या उसको वापस लाया जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है उसको। जब आप इन पॉइंट्स को जो मैं आपको बता रही हूँ धीरे धीरे आप खुद के अंदर लेकर के आएंगे, आप चेंज देखेंगे अपने अंदर और अपने रिलेशन में भी आप चेंज देखेंगे कि वाकई में इन चीजों से फर्क पड़ रहा है। और अगर नहीं भी फर्क पड़ता है, इनकेस दोनों ही चीजें हैं, तो आपके अंदर तो इन्वेस्ट हो रहा है ना कुछ, आप तो चेंज हो रहे हो ना, आप तो ग्रो हो रहे हो ना। आप यहाँ किसके लिए आए हो? ये एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है, यहाँ हम कितनी सारी बुक्स को स्टडी करते हैं, यहाँ पे यही बताते हैं कि आपने जो बर्थ लिया है वो अपने लिए लिया है।
यानी कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज आ रहा है तो वो आपने चूज किया है उसको ओवरकम करने के लिए, तो जब तक आप उसको ओवरकम नहीं करोगे तो क्या होगा, अगेन एंड अगेन सेम प्रॉब्लम एंड सेम पैटर्न के साथ आपको बर्थ लेते रहना होगा। तो ये स्टार्ट कीजिए, आप खुद को प्यार करके स्टार्ट कीजिए। जो चीजें आपको फैमिली से नहीं मिली है, लव नहीं मिला, ठीक है, आप खुद को प्यार कीजिए ना। आपको वो लव गॉड ने दिया हुआ है, अनकंडीशनल लव है हमारे अंदर, लेकिन हम उसको जगा नहीं रहे हैं। क्यों नहीं जगा रहे हैं? क्योंकि किसी एक के सेंटेंस के बोल देने से वो कहीं खो जाता है, गायब हो जाता है। सामने वाला पर्सन जब प्यार करेगा हमको, हमको बहुत अप्रिशिएट करेगा, तभी हम खुद की वैल्यू करते हैं। अदरवाइज हम खुद की वैल्यू करते ही नहीं है, क्योंकि हमने ये मान ही लिया है कि हमने अपना बर्थ उनके लिए ही लिया है, जबकि हमने किसके लिए लिया है? खुद के लिए लिया है। तो सेल्फ लव स्टार्ट कीजिए। कैसे स्टार्ट करें सेल्फ लव? स्टार्ट कीजिए छोटे से म्यूजिक के साथ भी कर सकते हैं आप, कि अगर आपको कोई म्यूजिक सुनने का मन है तो आप बस पीसफुल बैठिए, थोड़ा मी टाइम निकालिए और आप अपना फेवरेट सॉन्ग सुनना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अगर बाहर जाना पसंद है तो एक छोटी सी वॉक के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप उन चीजों को याद कीजिए कि आप क्या करना चाहते थे, आपकी क्या क्या इच्छाएं थी, आप क्या बनना चाहते थे। किसी को पेंटिंग का शौक है, डांसिंग का शौक है, कुकिंग का है, जो भी है जिसमें भी आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आप खुद को भूल जाते हो करते वक्त, उसको कीजिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए। इससे क्या होगा ना, दो चीजें होंगी। एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप खुद के लिए टाइम देना स्टार्ट करोगे, और दूसरा जो आपके घर के मेंबर्स हैं वो सोचेंगे पता नहीं इसको क्या हो गया है, तो उनका जो फोकस निगेटिव आपके लिए जा रहा था अब वो आपको वॉच करने में लग जाएगा कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, हम तो इसको इतना ज्यादा बोल रहे हैं लेकिन ये उल्टा कैसे काम कर रहा है। तो आपको क्या करना है, उस फ्लो में नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप उस फ्लो में जाओगे तो आपका कंट्रोल खत्म। आप अगर आपको बैड फील कराया जा रहा है तो देखिए एनर्जी जो होती है ना, ये सारे हमारे इमोशंस ही सब एनर्जी है। अगर आप बैड फील करोगे और बार बार सोचते जाओगे तो आप उसकी गहराई तक कोई अंदाजा नहीं है कि आप कितनी डेप्थ तक जा सकते हो। तो ये आपको ही अवेयरनेस लानी होगी, उससे बाहर निकलना होगा। क्या कुछ फायदा होता है इन सारी चीजों का? कि आप बहुत डीप में जाते जाओ, सोचते जाओ निगेटिव, क्या होगा? बस हम बैठ जाते हैं रूम में अकेले, बार बार सोचते रहते हैं, रोते रहते हैं उन चीजों को याद करके, और फिर सोचते हैं सब कुछ खत्म, कोई नहीं समझता मुझ, मेरी तो लाइफ ही ऐसी चली गई है। यही होता है ना। तो रोने से कुछ नहीं होगा, वो सामने वाला बंदा जो बोल के गया उसको पता ही नहीं क्या बोल के गया, वो अपनी लाइफ में मस्त है। हम क्यों रो रहे हैं भाई यहाँ पे? नहीं रोना है, खड़ा होना है अपने लिए। जो बोल के गए हैं वो उनका काम है, हमें अपने लिए क्या करना है वो हमें पता होना चाहिए। यानी कि जैसे हम जब खुश होते हैं ना, तब हम कहते हैं ना चलो बहुत खुश हैं, कहीं बाहर जाते हैं, कहीं शॉपिंग करते हैं, कहीं घूमते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, अपना मूड अच्छा रखने के लिए कुछ करते हैं ना हम लोग। इसी तरीके से जब हम डिप्रेशन में होते हैं या हम सैड मोमेंट में होते हैं, उस टाइम भी हमारे पास वो चीजें होनी चाहिए खुद के लिए कि हम खुद को अच्छा फील कैसे कराएं। आप उसकी लिस्ट बनाइए कि आपको क्या क्या करना पसंद है, आप उन चीजों को करना स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे आपके अंदर लव अपने आप जगने लग जाएगा, और फिर वो एक ऐसा लव होगा, और जब खुद से प्यार होता है ना, तो फिर आपको किसी के प्यार की जरूरत महसूस ही नहीं होती है। ये चीज मैंने खुद सीखी है स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद। नीता मैम के सेशन से जब मैं कनेक्ट हुई थी उसके बाद मुझे पता चला कि भाई सेल्फ लव क्या होता है। मैंने बहुत सारी बुक्स इसके लिए रीड किया, और मैंने उन हैबिट्स को डेवलप किया खुद के अंदर, और धीरे धीरे चेंजेस नजर आने लग गया। मतलब मेरे फैमिली मेंबर्स ये बोलने लग गए थे कि आजकल तो तुम बहुत स्मार्ट होती जा रही हो, आजकल तुम खुद पे बहुत ज्यादा फोकस करने लग गई हो। तो मैं हर चीज को ना बस हंस के टाल दिया करती थी, मैंने कहा आप भी करो, मजा आएगा करने में। तो बस जो बोल रहा है ना वहां से हट जाओ, क्योंकि उनका जो पैटर्न है, उनका जो मेंटेलिटी है, हम हमें क्यों हेडक लेना है। उनका जो काम है उनको करने दो, और जो हमारा काम है वो हम करेंगे। उससे होगा क्या, जब सामने वाला बंदा देखता है ना कि उसकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई सुन नहीं रहा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बोलना ही बंद कर देते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सेल्फ लव कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा सेल्फ लव जो स्टार्ट होता है, जो डीप होता है अपने साथ, वो होता है मेडिटेशन से। जब आप मेडिटेशन के स्टेट में होते हो और जब आप खुद को महसूस करते हो अपनी सांसों के साथ, अपने हर एक इमोशन को फील करते हो, तो आपको ये फील होता है कि हाँ, आप इस समय अर्थ पर हो, आप प्रेजेंट हो। क्योंकि आप एक
चीज होती है ना, जैसे ही हम सो के उठते हैं, लास्ट डे क्या मोमेंट हुआ होता है, क्या सिचुएशन हुई होती है, सेम थॉट हमारे साथ इंतजार कर रहा होता है कि भाई तुम उठो और हम तुम्हारे दिमाग के अंदर एंटर करें। तो उठते ही सबसे पहले वही थॉट, अरे यार कल ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, यही सब स्टार्ट हो जाता है। और फिर लास्ट में सोने तक वही सारी बातें घूमते घूमते हम सो जाते हैं। तो हम खुद को कभी फील ही नहीं कर पाते कि हम क्या है। तो उस चीज को फील करने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। जब आप खुद को एहसास करते हो, अपना फील करते हो, हर सांस के साथ अपनी प्रेजेंस को फील करते हो, तब आपको पता चलता है कि गॉड ने कितनी मिरेकलस चीज बनाई है, कितनी ब्यूटीफुल चीज बनाई है, कितनी प्यारी सांसें दी है, इतनी सुंदर लाइफ दी है। और ये लाइफ जा कहाँ रही है? अनकॉन्शियसली, बिना अवेयरनेस के, जहां चाहे वहां लेकर के जाती जा रही है, जो जिधर चाहे उधर लेकर के जाता जा रहा है, और हम बहते चले जा रहे हैं। क्यों? खुद के बारे में अवेक नहीं है इसलिए। और जब हम खुद के बारे में अवेक होंगे, खुद की पावर्स को जानेंगे, अपने अंदर जानेंगे कि हमारे अंदर क्या क्या है, तो बाहर जो चल रहा होता है ना, फिर वो मैटर नहीं करता। और ये एक्सपीरियंस है मेरा 2 years का, वो मैं शेयर कर रही हूँ कि सेल्फ लव का क्या नतीजा होता है। मतलब जो पर्सन गुस्सा भी कर रहा होता है ना, आपको उसके ऊपर भी हंसी आती है। आपको ये समझ में आ जाता है कि यार ये क्यों गुस्सा कर रहा है, क्योंकि ये कनेक्ट नहीं है खुद से खुद ही नहीं पता कि कर क्या रहा है वो। और उसको आदत, एक पैटर्न है जो बन गया है। अगर स्टार्टिंग से गुस्सा करने का होगा ना, तो वो गुस्सा ही गुस्सा गुस्सा ही गुस्सा करता जाएगा, उसको पता ही नहीं कि वो क्यों कर रहा है, और आप हर्ट हुए जा रहे हो। और ये आदत कभी छूटने वाली ही नहीं है। जिसकी जो आदत होती है ना, वो छूटती ही नहीं है। गॉसिपिंग की है तो वो गॉसिपिंग करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, वो छूटने वाली ही नहीं है। क्यों? वो खुद भी अवेयर नहीं है ना अपने लिए। तो जब खुद के लिए वो अवेयर नहीं है, तो वो कैसे कुछ अच्छा बात कर सकते हैं, किसी को ग्रो करने का, कुछ अच्छी लर्निंग का, कुछ अच्छी बात कैसे कर सकते हैं? गॉसिपिंग में हमेशा फालतू की बातें होती है ना। जबकि हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जो एक दूसरे को अप करे, ग्रो करने में हेल्प करे, एक दूसरे को हील करे। लेकिन हील करने की बजाय होता क्या है, चीजें और बिगड़ जाती हैं। तो आप सेल्फ सेंटर हो जाइए, सेल्फ लव कीजिए, अपनी चीजों के लिए वक्त निकालिए, मी टाइम निकालिए कि भाई ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई फैमिली की, अब कुछ मेरे लिए वक्त है। दिन भर का 1 घंटा मेरे अपने लिए है, मैं उसमें जो चाहे वो कर सकती हूँ। और उस टाइम सबको मना कर दीजिए साफ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि ये मेरा टाइम है, मैं इसमें कुछ कर रही हूँ, कुछ भी काम है मैं उसके बाद में करूंगी। जब आप खुद के लिए बोलना स्टार्ट करोगे, तब देखो घर में क्या कमाल होता है। सब कहेंगे आज तो बड़े पंख निकल आए हैं। है ना, बहुत उड़ने लग गई है मेडिटेशन करने के बाद। ये इतनी नॉलेज कहाँ से आ रही है? वो नॉलेज कुछ नहीं, आप खुद से कनेक्ट हो जाते हो और आपको लगता है कि आपकी लाइफ इतनी फालतू की चीजों में वेस्ट हो जाती है, सिर्फ एनर्जी वेस्ट हो रही है और आपकी लाइफ वेस्ट हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। कोई चीज ऐड होती ही नहीं है हमारी लाइफ में। तो बस क्या करना है, सेल्फ लव करो जितना हो सकता है उतना। खुद के लिए अफर्मेशंस बनाओ, अच्छी अच्छी अफर्मेशंस। आप क्या फील करते हो, कैसा देखना चाहते हो खुद को, आईज क्लोज करके अपने बारे में हर सांस के साथ वो बोलो, आई एम अ ब्रेव सोल, आई एम अ ग्रेट सोल, आई एम लव, आई एम पीस, आई एम हैप्पीनेस। आपको चाहिए नहीं कि आई अट्रैक्ट हैप्पीनेस, ये मत बोलिए। आप बोलिए आई एम हैप्पीनेस, मैं हूं। आई डिजर्व पीस, नहीं, आई एम पीस। जब आप ऐसा बोलते हो तो आप उस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हो और वो चीजें आपके अंदर से निकलने लग जाती है। और जैसे जैसे आप खुद से कनेक्ट होगे, आपका अपने आप ऑटोमेटिकली वो फालतू की चीजों से माइंड हट जाएगा और आप सेल्फ सेंटर हो जाओगे, काम होने लग जाओगे। आपको पता चलेगा अपनी पावर के कहाँ दिखानी, कहाँ नहीं दिखानी है। रो के नहीं दिखानी है, ठीक है, बोल करके दिखानी है। और कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, और किस चीज से दूर हट जाना है। जो टॉक्सिक लोग हैं, बात कर रहे हैं, बैड पीपल्स हैं, आपको डाउन फील कराते हैं, उनसे बिल्कुल कट ऑफ हो जाइए। जब आप कट ऑफ हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं रखेंगे, उनको खुद पता चल जाएगा कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। तब आपको बोलने का चांस मिलेगा कि भाई मुझे ये फालतू की चीजें पसंद नहीं है, मैं इसलिए ये नहीं चाहती हूँ। आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, आपकी डू एंड डोंट लिस्ट बनाइए। अपनी जो एक सीमाएं है ना अपनी, वो सेट कीजिए। हर रिलेशनशिप में होनी चाहिए कि आप किसी भी रिलेशनशिप में किस लिमिट तक ही सहन कर सकते हो। अगर आप उससे ज्यादा सहन नहीं कर सकते हो, तो तब बोल दो आप कि भाई इससे ज्यादा मेरी लिमिट नहीं है, मैं इससे ज्यादा सहन नहीं कर सकती।
बुरा लगेगा, ठीक है, पर लेकिन अपनी लिमिट्स अपनी आपको सेट करनी होंगी कि इस लिमिट तक ही कोई मुझे हर्ट कर सकता है, इससे ज्यादा कोई मेरे को हर्ट नहीं कर सकता। ज्यादा किसी ने हर्ट किया तो मैं सेल्फ सेंटर हो जाऊंगी। आप सेल्फ लव बोलिए, लेकिन वो आपको सेल्फिशनेस बोलेंगे इस चीज को, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी बाउंड्रीज को सेट कीजिए कि हर चीज में मेरी क्या लिमिट रहेगी, मैं इससे ज्यादा डीप नहीं जाने वाली हूँ। ठीक है, भैया किसी से बह मत जाइए, अगर आप बह जाएंगे तो खो जाएंगे, अपना कंट्रोल दूसरे को दे देंगे। तो हमेशा अपने स्टेट में रहिए, अवेयर रहिए, खुद से कनेक्ट रहिए। नेक्स्ट, सेल्फ एस्टीम, ये क्या होता है? आत्मविश्वास। जैसे जैसे आप सेल्फ लव करना शुरू करेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लग जाएगा, आपको खुद में इतना विश्वास आ जाएगा कि आप कुछ भी कर सकते हो। और जब आपको ये विश्वास आने लग जाएगा तो कोई भी प्रॉब्लम आए ना, आप उसका सॉल्यूशन निकालो, क्योंकि यहाँ ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए इसको ध्यान से। जब आप इस स्टेज पे आ जाते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस या अपना आत्मसम्मान बोल सकते हैं, सेल्फ स्टीम बोल सकते हैं, आत्मविश्वास बोल सकते हैं। जब आप इस स्टेट में आ जाते हो तो ये एक ऐसी स्टेट होती है अवेयरनेस की कि आप चूज कर सकते हो कि आपको उस इमोशन के साथ बहना है या नहीं बहना है। वो एक अवेयरनेस है जो विटनेस स्टेट होती है ना, देखने की, मेरा थॉट कहाँ जा रहा है, मैं किस तरफ जा रही हूँ, नेगेटिव जा रही हूँ, पॉजिटिव जा रही हूँ। वो अवेयरनेस आपको इस स्टेट पे आ जाती है। और फिर इस स्टेट में आने के बाद कौन ऐसा बंदा है जो बैड इमोशन या फिर निगेटिव इमोशंस की तरफ जाना चाहेगा? कोई नहीं जाना चाहता ना। सबको अपनी पावर पता चल जाती है कि हम पावरफुल हैं। तो फीमेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप चुप होके घर में चुपचाप बैठ जाइए और जो जैसा बिहेव कर रहा है उसको करने दीजिए। वो पुरानी जो बिलीफ सिस्टम है ना कि एक लड़की जो शांत रहती है और सिर्फ स्माइल करती रहती है, वो बहुत आदर्श होती है, बहुत अच्छी होती है, खुशी होती है, वो घर को संभाल के रखती है, वो ठीक है। एक ठीक है, एक क्या बोलते हैं उसको, बिलीफ सिस्टम है, लेकिन उसको ज्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, उसको जिंदगी मत बनाइए। आपकी जिंदगी अलग है और ये स्टेटमेंट अलग है। तो किस लेवल तक आपको इसको कंटिन्यू करना है और किस लेवल तक नहीं करना है, वो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। सारे बिलीफ सिस्टम जितने भी है ना, चुप रहने वाले, शांत रहने वाले, सबकी बात मानने वाले, एक लिमिट होती है हर चीज की, वो लिमिट को सेट कीजिए। अगर कोई आपको उस लिमिट से ज्यादा क्रॉस कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है और आपको फील हो रहा है कि हाँ कुछ तो है जो गलत हो रहा है, उसके खिलाफ बोलिए, अपनी बात को रखना शुरू कीजिए। भाई ये चीज मुझे पसंद नहीं आ रही, मुझे हर्ट करती है। इतना बोलने में क्या जाता है? सामने वाले खुद पता चल जाएगा कि आप हर्ट हो रहे हो, तो आप वहां से हट सकते हैं। आप अपना कुछ भी अपना खुद का क्रिएटिव कर सकते हैं। तो ये चीजें क्या है, आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलने में बहुत हेल्प करती है। और इसका एक बहुत प्यारा सा कोट था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक सक्सेसफुल वुमेन कौन होती है? एक सक्सेसफुल वुमेन वो होती है जो लोग उसके ऊपर ईंटें फेंकते हैं या बातें फेंकते हैं या जो भी बाउंड्रीज उसके लिए सेट करते हैं, वो उसी से अपना फाउंडेशन क्रिएट कर लेती है। यानी कि आज आपकी लाइफ में जो भी स्टेट है, जो भी स्टेट को आप फेस कर रहे हो ना, आपकी बिगनिंग वहीं से होनी है। यही है फिनिक्स का, फिनिक्स जो बर्ड है ना, उसका मैसेज ही यही है। जहां आपको लग रहा है कि खत्म, कुछ ही नहीं होना, शुरुआत तो वहीं से होनी है। तो ये जो फिनिक्स बर्ड है ना, वो उसके विंग्स इमेजिन कर लीजिए खुद के पीछे कि आई एम अ फिनिक्स बर्ड। जो पावर उसके अंदर, वो पावर मेरे अंदर भी है। तो जब वो उठ सकती है, अपने आप को रीबर्थ दे सकती है, और सेम एज के साथ कहा जाता है कि वो 1000 साल तक जिंदा रहती है। और उसकी पावर ये है कि फिर वो इतना तेज एक एनर्जी के साथ, एक जोश के साथ निकलती है कि फिर वो सारी चीजें पीछे की जितनी होती है सब हट जाती हैं। यानी कि एक तरफ विंड चल रही है, तेज हवा चल रही है, और आप उसको पीट करके खड़े हो गए हो कि जितना आनी है निकल जाए, मैं उसको आगे नहीं आने दूंगी अपनी लाइफ में। ठीक है, खड़े हो जाइए वहीं पे और वहीं से अपनी स्टार्ट कीजिए। अब ये आपकी लाइफ में कौन सा मोमेंट है या कौन सी सिचुएशन है जो आपको मूव ऑन होने के लिए आई है, ये आपको खुद जानना होगा। और ये हम कब जान सकते हैं? जब हम खुद से कनेक्ट होंगे कि आखिरकार ये सिचुएशन मेरी लाइफ में आई क्यों है। ठीक है, तो उसको क्या कीजिए, आप जो आपके फेवर में नहीं है उन चीजों से अपना फाउंडेशन क्रिएट कीजिए, खुद को बिल्डअप कीजिए, अपनी पावर्स को जगाइए, खुद को जानिए कि आप कौन हो।
ज्यादा से ज्यादा बुक रीड कीजिए इसके ऊपर। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वुमेन की पावर के ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं, उनको स्टडी कीजिए। और ऐसी इंस्पिरेशन जो स्टोरीज होती हैं उनको सुनिए। और ये तो जीता जागता उदाहरण है नरेंद्र कौर का, जो अभी इस समय है, प्रेजेंट है, और कैसे उन्होंने खुद को हील किया इन्हीं सारी चीजों से। जब से वो स्पिरिचुअलिटी में आई, उनको पता चला कि स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद कि लाइफ का पर्पस क्या है, तब उन्होंने ये सब स्टार्ट किया। और आपको पता है, एक उसी प्रॉब्लम से जिसको वो फेस कर रही थी, बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, हर एक दिन हर एक पल अपनी डेथ के लिए कॉल करती थी कि इससे अच्छा मैं मर जाऊं, ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मर जाऊं। और सोचो उस कंडीशन में आकर के वो लेडी इतना कुछ कर सकती है। तो पावर तो है ना, तभी तो किया है ना। तो पावर हम सबके अंदर है, लेकिन हम सबको उसको कलेक्ट करना है, उसको जगाना है, पहचानना है खुद को एक एक करके। अब बाहर टाइम नहीं देना है चीजों में उलझ करके। आंखें बंद कीजिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, और आपके आंसर भी आपको आपके अंदर ही मिलेंगे। वो सारी पावर आपको आपके अंदर से ही मिलेगी। पर एक बार आपको इसके लिए स्ट्रिक होना होगा, अपना डिसीजन लेना होगा, और फिर आपको सॉल्यूशन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। होल्ड योर पासपोर्ट, ग्रैब इट। मीन्स ये एक पासपोर्ट है। ये ऐसा कोई पासपोर्ट नहीं है कि आपको किसी आउट ऑफ कंट्री में जाना है, कहीं विजिट करना है, घूमना है, ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा पासपोर्ट है, ये खुशी का पासपोर्ट है। यानी कि आपको एक इमेजिन करना है कि आपके पास एक ऐसा पासपोर्ट है जो आपकी अपनी खुशियों का हो, जो आपकी अपनी ही जो आप जो भी करना चाहते हो, जो भी आपकी डिजायर है, आपकी पावर है, उन सबका पासपोर्ट है। और जितनी भी हमारी पॉजिटिव क्वालिटीज होती है ना, उन सब को इस पासपोर्ट में लिख लीजिए। यानी कि अब वो शक्ति आपको पता चल चुकी है आपकी, और अब आप क्या करने को तैयार हो, वहां से मूव ऑन होने के लिए तैयार हो, आप उड़ने के लिए तैयार हो। यानी कि जब आपको आपकी पावर्स पता चल जाती हैं, आपकी क्वालिटीज पता चल जाती हैं, तभी आप क्या कर सकते हो, उस सिचुएशन से मूव ऑन हो सकते हो। तो ऐसा एक पासपोर्ट इमेजिन करना है। आप चाहें तो एक छोटी सी डायरी बनाइए अपनी। उस डायरी में आपको अपने लिए क्या अच्छा लगता है उसको लिखिए। आपको क्या करना पसंद है, क्या फील करते हो आप, तब आपको ज्यादा अच्छा लगता है, कौन सी चीज आपको ज्यादा शक्ति देती है अंदर से, किस चीज से आप कॉन्फिडेंस फील करते हो, कब आपको ज्यादा अच्छा लगता है, ये सारी चीजों को लिखिए। तो उससे क्या होगा, जब भी आप किसी सेट मोमेंट में हो ना, अपने उस पासपोर्ट को निकालिए, उसको एक बार देखिए, आपके ही हैंडराइटिंग में लिखा हुआ, कि आपने ही आपके बारे में क्या लिखा हुआ है। और जो भी आपको डिवाइन को ग्रेटिट्यूड देना है, अपने खुद के लिए ग्रेटिट्यूड देना है, जब आप बहुत अच्छी स्टेट में होते हो उस टाइम पे लिखिए इन सारी अच्छी चीजों को, और फिर पढ़िए उसको। आपको तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा, आपको इतनी जबरदस्त पावर मिलेगी कि अरे यार मैं कहाँ रो रही थी, इतनी पावर से मेरे अंदर, मैं कैसे भूल गई इन सारी चीजों को। तो उस टाइम पे आपको किसी और दोस्त की जरूरत नहीं है, ये पासपोर्ट ही आपका बेस्ट फ्रेंड का काम करेगा, और आपको सिचुएशन से बाहर निकालने में आपकी हेल्प करेगा। इम्परफेक्शन इज कैची, आई लव इट। यानी कि एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी पर्सन इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। इम्परफेक्शन होना भी जरूरी है, क्योंकि जब आप इम्परफेक्ट होते हो, है ना, तभी आप ट्राई करते हो, आप ग्रो होते हो। अगर आप ये मान लेते हो कि आप इस चीज से परफेक्ट हो, तो आप आगे ग्रो ही नहीं कर सकते फिर। तो हमेशा लर्निंग करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो अगर आप किसी चीज में इम्परफेक्ट हो तो इट्स ओके, बोलिए हाँ ठीक है, कोई भी हर चीज से परफेक्ट नहीं होता है। अगर मैं नहीं हूं तो क्या हुआ, मैं जैसी हूँ उस स्टेट में खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। तो ये जो चीज है ना इम्परफेक्शन वाली, ये बहुत बहुत अच्छी सी चीज है। ठीक है, मुझे भी कई चीजों में अच्छा लगता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, क्यों, क्योंकि मैं उसके लिए ट्राई कर रही हूँ, मैं ग्रो हो रही हूँ, मैं लर्न कर रही हूँ उसमें अच्छा बनने के लिए। और अच्छा बनने की कोई लिमिट नहीं है। तो आप परफेक्शन तो वर्ड जो है ना, ये है ही नहीं एक तरीके से, ये गलत है शब्द कि परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्शन कभी नहीं आता किसी चीज में, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। आप जितना चाहो उसमें उतना ग्रो हो सकते हो, जितना चाहो उतना कर सकते हो। क्यों, क्योंकि हर एक स्टेट जो परफेक्ट होती है ना, उस परफेक्ट में भी कहीं ना कहीं एक चीज छुपी होती है, यार ये और हो जाता,
ये थोड़ा सा और हो जाता, तो जो थोड़ा सा वर्ड है ना, वो उसको इम्परफेक्ट बता ही देता है कि भाई अभी ये परफेक्ट नहीं है। तो परफेक्शन का भूल जाइए कि मुझे परफेक्ट ये होना है, मुझे परफेक्ट वो बनना है, क्योंकि ज्यादा परफेक्ट परफेक्ट बनने के लिए होता कुछ नहीं है। आप उस चीज में इतना बह जाते हो कि खुद से बहुत दूर चले जाते हो, आप खुद से कनेक्ट ही नहीं रह पाते। और सबकी डिजायर्स पूरा करते में मुझे अपने आप को परफेक्ट बनाना है, इस चीज में बेस्ट बनाना है, मुझे ये अवार्ड चाहिए, क्या होता है? कुछ ही नहीं होता, सिर्फ एक टाइटल मिलता है, एक नाम होता है, लेकिन उसमें आपने कितना कुछ अपना दे दिया, कितना अपना टाइम दिया, अपने इमोशंस दिए, आप कितना सैड हुए उस चीज के लिए, वो सारी चीजें हाइड रहती हैं। तो इम्परफेक्शन ओके, ठीक है, अपने आप को उस चीज में एक्सेप्ट कर लीजिए, जितना आप कर सकते हो आपका बेस्ट है, आप अपना बेस्ट दीजिए। दूसरों की नजरों में परफेक्ट बनने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत कीजिए, आप उसमें कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। तो आपको अपनी नजर में परफेक्ट होना है, किसी दूसरे की नजर में नहीं। आपको अपना बेस्ट करना है, आपको अपने बेस्ट से सेटिस्फाई होना है। मैं जितना कर सकती थी, जो मैं कर सकती थी वो मैंने किया। अब वो सामने वाले को नहीं पसंद आ रहा है तो वो उसका माइंडसेट है, वो उसकी डिजायर है कि उसने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ला के रखी हुई है। मेरी लिमिट इतनी ही है, मैं अपने से बेस्ट कर सकती थी, वो मैंने किया। ठीक है, तो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, आप सिर्फ अपना बेस्ट दीजिए, और उसके लिए खुद को रिवॉर्ड भी दीजिए। अपने आप को आप थोड़ा सा इंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए खुद को। खुद को सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। आपने अगर खुद की नजरों में अच्छा किया है ना, तो उसके लिए अपने आप को कुछ अच्छा फील कराइए, कोई गिफ्ट दीजिए। हमेशा हम गिफ्ट दूसरों के लिए क्यों लेकर के जाते हैं, खुद के लिए क्यों नहीं लेते? आप ये बोल करके लीजिए कि भाई ये चीज मैं खुद को गिफ्ट करती हूँ, और फिर देखना जब आप उस गिफ्ट को यूज करते हो, अपना खुद का दिया हुआ गिफ्ट खुद को, उसकी एक खुशबू ही अलग होती है, एक फील ही उसका अलग रहता है, इतनी खुशी देता है, बहुत ज्यादा खुशी देती है वो चीज। आप ट्राई करके देखिएगा इसको, ठीक है? और है, लिसन टू योर सोल, इट विस्पर्स। आपकी जो सोल है ना, जो आपके अंदर है, वो आपको हर पल आपको गाइड कर रही है, आपको हर पल कभी अकेला नहीं छोड़ती, हमेशा आपके साथ रहती है। पर हम इतना बिजी होते हैं कि हम उसको सुनते ही नहीं है, उसको अनसुना कर देते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं। जब हम पूरी तरीके से परेशान हो जाते हैं ना, बहुत रो लेते हैं, आंसू बहा लेते हैं, थक जाते हैं, तब फिर क्या करते हैं? ओके, इट्स ओवर, जैसा है होने दो, मुझे तो यही करना है। मतलब इतना क्राई करने के बाद, इतना सैड होने के बाद आप फिर से उठ खड़े होते हो। कौन उठाता है वो आपको फिर से? आपकी सोल उठाती है। तो आपकी सोल आपसे बात करती है, वो आपको हर पल गाइड करेगी आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर वो डिसीजन या जो थॉट है, अगर आपको रिलैक्स दे रहा है, आपको रिलैक्सेशन फील हो रहा है उससे, आप पीस फील कर रहे हो, तो इसका मतलब है वो जो डिसीजन है, जो थॉट है, वो आपकी सोल की तरफ से आ रहा है आपके लिए। और अगर कोई ऐसा डिसीजन है जो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसके लिए अच्छा है, लेकिन आप अंदर से खुश नहीं हो, इसका मतलब है कि आप अपनी सोल को नहीं सुन रहे हो। तो आपको अपनी सोल को सुनना स्टार्ट करना होगा कि वो आपसे क्या कहना चाह रही है, आपसे क्या बात कर रही है। आप लोगों ने कई बार फील भी किया होगा ऐसा, कि कोई सिचुएशन ऐसी आती है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, समझ में नहीं आता, एक इधर जाता है एक इधर जाता है, तो किसकी सुनूं, इसकी सुनूं या इसकी सुनूं? तो आप उसकी सुनिए जो आपको रिलैक्स करे, आपको शांति दे, और जिसको करने में आप हैप्पी फील करो, खुश फील करो। भले ही कोई खुश हो या नहीं हो, लेकिन आपको लगता है कि आपने राइट किया है, आपकी नजर में वो सही है, और आप उससे सेटिस्फाई हो, इट मीन्स वो आपकी सोल की वॉइस थी जो आपने सुनी है। आपको हर पल उसको सुनना होगा, आपके हर एक इमोशन को भी फील करना होगा। इमोशंस हम अवॉइड कर देते हैं इन सारी चीजों को, हम या तो बहुत खुश होते हैं तब फील होता है, या फिर हम बिल्कुल सैड हो जाते हैं तब उसको फील करते हैं। लेकिन आपको पता है कि हर पल हमारा हर विचार हमें एक इमोशन की स्टेट में रखता है। यानी कि हमारे जितने सारे थॉट्स आते हैं और हम जो भी फील करते हैं, दिन भर में पता नहीं हम कितना कुछ फील करते हैं, क्योंकि हमारे कितने सारे रोल होते हैं, बहुत सारे रोल होते हैं ना, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक, कभी ऊपर नीचे ऐसे होते भी हैं, लेकिन हम उन सारी चीजों में भूल जाते हैं कि हम फील क्या कर रहे हैं। तो आपके हर एक इमोशन को फील करना, उसको पहचानना कि आप क्या फील कर रहे हो,
उसकी एक्नॉलेज होना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये एक्नॉलेज नहीं है कि आप क्या फील कर रहे हो तो आप सैड ही होते रहोगे और आपकी लाइफ से कंप्लेंट ही लगाते रहोगे कि मेरी लाइफ में ये नहीं, मेरी लाइफ में वो नहीं, रिलेशन अच्छे नहीं है, कि लॉज अच्छे नहीं है, कि हस्बैंड अच्छा नहीं, कि ये अच्छा नहीं है। सबसे पहले जरूरत है आपको खुद से कनेक्ट होने की। जिस पल आप खुद से कनेक्ट हो जाओगे उस पल आपको सामने वाले की अपब्रिंगिंग, कि वो क्या है, क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है और आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, क्यों उस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, वो चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी। अपनी किसी भी इमोशन को ना हमें सप्रेस नहीं करना चाहिए। ये बहुत बार सेशन में बोला हुआ है। क्यों बोला हुआ है? क्योंकि जब वो सप्रेस हो जाएगा और जब वो निकलेगा तो बहुत भयंकर तरीके से निकलेगा। वो स्टेट मत आने दीजिए, उसको फील कीजिए, उसको एक्सप्रेस कीजिए। अपने हर एक इमोशन को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। अगर आप अंदर ही अंदर घुटते रहोगे तो ये किसको हार्म कर रहा है? किसी को नहीं कर रहा, सिर्फ आपको ही हार्म कर रहा है। इससे कोई सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। अगर आपके चुप रहने से, आपके घुटने से और आपके अंदर ही अंदर परेशान होने से कोई सॉल्यूशन निकलता है तो वो किसके लिए निकलता है? आपके लिए नहीं निकलता है ना। वो उन उन लोगों के लिए निकलता है जो आपसे इसी चीज की उम्मीद कर रहे होते हैं। लेकिन उस सब में आपने क्या किया? उस चीज को अपने अंदर दबा लिया। तो दबाना नहीं है किसी भी चीज को। आपको जो भी फील हो रहा है उसको फील कीजिए और उसको एक्सप्रेस कीजिए। इसको एक्सप्रेस करना बहुत बहुत जरूरी है। फेस द फियर, यू विन। और ये बात सही है, हम सबकी लाइफ में एक ना एक फियर होता जरूर है। क्या, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ, मुझे ये बताइए कमेंट करके कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन कौन होता है आपकी नजर में? आप किसको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं? प्लीज आंसर कीजिए मुझे। आपकी नजर में कौन स्ट्रॉन्ग है? एक दो कोई तो बताइए कि कौन आपकी नजर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, हु कैन स्पीक द वर्ड वुमेन, खुद, सेल्फ। ओके, फुल कॉन्फिडेंस, जो अपने लिए स्टैंड ले सके। वेरी गुड। अवर सोल, हु फेस द फियर। गुड। खुद के लिए बोलना, फियरलेस, करेक्ट। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन वो होता है जो फियरलेस होता है, जिसको किसी चीज का डर नहीं रहता। क्योंकि नरेंद्र कौर जो एक ऐसी लेडी है जो बिल्कुल अपनी जिंदगी खत्म, बिल्कुल राख पे आ गई थी, उसके बाद रीबॉर्न उन्होंने लिया है, रीबर्थ उन्होंने लिया है। वो ये कहती है कि सबसे ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग वुमेन वो होती है जो फियरलेस होती है। क्योंकि जब उसके पास कुछ होता ही नहीं है खोने के लिए तो वो डरे किससे? जब, और ये होता कब है? ऐसा नहीं कि सब कुछ खोने के बाद होता है। जब आप फियरलेस हो जाते हो तब आप सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हो, क्योंकि आपको नॉलेज हो जाती है हर चीज की, खुद से कनेक्ट हो जाते हो। तब आप अपने फियर को फेस कर सकते हो बहुत अच्छे से और आप उसमें जीत जाते हो। जिस पल आपके डर ने आपको डरा दिया तो आपका डर जीत जाएगा। और जिस पल आपने अपने डर को डरा दिया, ठीक है ना, फियरलेस होकर के उसका सामना किया, वो डर के भाग जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर हावी हो रहे होते हैं। तो ये आपको चूज करना है कि आप किसको हावी होने दे रहे हो, उसको अपने ऊपर या आप उसके ऊपर। डरने आपके ऊपर हावी हो गया तो वो जीत गया ना। आपको क्या करना है? फियरलेस होना है बिल्कुल हर चीज के लिए। और ये फियरलेस हम कब होते हैं? जब हम अपनी सोल से कनेक्ट होते हैं, अपने बारे में जानते हैं, अपनी पावर्स को जानते हैं, तभी हम फियरलेस होते हैं। और हर एक चीज को ऐसे देखो लाइफ में कि ठीक है, हर एक चीज क्या हो रही है, एक प्ले ही तो है। जैसे अनीता मैम इतने सारे सेशंस ले चुकी हैं, मैं अपना बताती हूँ पर्सनल। अगर मुझे किसी चीज से डर लगता है तो मैं उस वक्त क्या सोचती हूँ? कोई सिचुएशन ऐसी आई जो मुझे लगा कि मैं घबरा गई या मैं डर गई, मुझे लगता है ये फियर आया क्यों है? क्या मैं इस फियर से ज्यादा हूँ या ये मुझसे ज्यादा है? ये अलग है, मैं अलग हूँ, दोनों चीजें अलग हैं। तो मैं इससे क्यों डर रही हूँ फिर? अगर ये फियर है तो उसका सॉल्यूशन मेरे अंदर है। मुझे डर किस चीज से लग रहा है, वो डर को मैं कैच करती हूँ कि कौन सी चीज है जो मुझे डरा रही है इसमें। उस चीज को लिखो, उस चीज को एक्नॉलेज करो कि आप उससे इतना क्यों डर रहे हो। अगर आप उस पॉइंट पर वीक हो तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, सिंपल।
जो चीज आपको डरा रही है आपको उस पे स्ट्रांग होना है, और जब आप उस पे स्ट्रांग हो जाते हो तो वो फियर गायब हो जाता है। यानी कि स्ट्रांग होने का मतलब है कि आप उस चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार हो, आपके अंदर वो पावर है कि आपने बोल दिया ठीक है जो होगा देखा जाएगा, मैं इसको फेस करने के लिए रेडी हूँ। जब आप फियरलेस हो जाते हो ना बिल्कुल, तब जाके आपका फियर आपसे दूर भाग जाता है। आपको फियरलेस होना है। जितना डरोगे और चीजें आपको डराती जाएंगी और आप डर की एक ऐसी एनर्जी के गहरे कुएं में चले जाओगे कि आप फिर डरते ही रहोगे, और एक ऐसी जगह कोने में छुप के बैठ जाते हो कि फिर आपको लगता है शायद ये मेरी हेल्प कर दे, शायद मैं इससे बात करूं ये मेरी हेल्प कर दे। ठीक है, अपने प्रॉब्लम आप सबके साथ डिस्कस करोगे और फिर सॉल्यूशन ढूंढते रहोगे। सॉल्यूशन आपके सामने है, आपको फियरलेस होना है बस, और कुछ नहीं है। सॉल्यूशन सिर्फ इतना है, आप उसके लिए स्टैंड लीजिए, खड़े होइए, उसको फेस कीजिए। क्या चीज है डरा रही है जो आपको? ठीक है, क्या होगा? कोई चीज मार तो नहीं देगी ना? या उस सिचुएशन में आप जो अपने अकॉर्डिंग चाह रहे हो बेस्ट वो नहीं होगा कि भाई ऐसा नहीं हो, ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो ठीक है दोनों चीजों के लिए रेडी रहो, फेस करो उसको। योर लाइफ पर्पस एंड मिशन ऑन अर्थ, अनफोल्ड इट। यानी कि लाइफ क्या है? एक रहस्य की चीज है जिसको आपको क्या करना है, अनफोल्ड करना है। कैसे? हर एक मोमेंट में क्या होने वाला है, हर एक मोमेंट में आप क्या फील करने वाले हो, आज का दिन कैसा जाने वाला है, आपको कुछ नहीं पता रहता। जैसे जैसे एक एक पल आपके सामने आता चला जाता है तो आप उसके अकॉर्डिंग फील करते चले जाते हो, सोचते जाते हो, एक्शन लेते चले जाते हो। तो हर एक चीज क्या है, लाइफ का हर एक मोमेंट एक अनफोल्ड चीज है जो ओपन हो रहा है। तो आपको इसको ओपन करना है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। आपको पता है जब मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं आई थी ना, तो मुझे एक ही क्वेश्चन आता था कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। आखिरकार भगवान ने मुझे बर्थ दिया है तो दिया क्यों है? क्या सिर्फ इतनी ही मेरी लाइफ है कि एक पेरेंट के घर पे मैं बड़ी हो गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, फैमिली हो गई और अब मैं अपनी लाइफ में एंजॉय कर रही हूँ, या उसके आगे भी कुछ और है? ठीक है, आखिरकार पर्पस क्या है? क्योंकि ये रूटीन, सेम रूटीन, वही मॉर्निंग रूटीन से लेकर के नाइट तक का रूटीन हर लेडी का सेम ही रहता है घर में। फिर सोचते हैं अरे यार भगवान आपने लाइफ ही क्यों दी मुझे, क्या यही जिंदगी है मेरी? नहीं, अगर भगवान ने आपको सांसें दी हैं, उसने आपको बर्थ दिया है, तो हर एक इंसान का मिशन होता है। वो हर इंसान अपनी लाइफ में मिशन को लेके पैदा होता है कि उसको क्या करना है अपनी लाइफ में। लेकिन वो मिशन आपका क्या है ये आप नहीं जान सकते तब तक जब तक आप खुद से कनेक्ट नहीं होगे। और फिर वही चीज आपको इसके लिए अपनी सोल से कनेक्ट होना होगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताती हूँ नरेंद्र कौर के बारे में। वो ये बताती हैं कि उनकी भी लाइफ में यही था कि वो जो गर्ल है 100% स्पेशल चाइल्ड उनकी लाइफ में क्यों आई है, आखिरकार क्या वजह है उसने उसको एज अ मदर चूज किया है। तो जब वो अपनी सोल से कनेक्ट हुई, वो हीलर है, एनर्जी हीलर है, और एंजल से, आर्क एंजल से कनेक्ट है, अपनी हायर सोल से कनेक्ट है, काफी स्पिरिचुअल ग्रो हो चुकी हैं वो। उन्होंने बताया कि जब वो अपनी सोल से कनेक्ट हुई थी तो उसने उनकी बेटी ने खुद। यस शिल्पी जी, आप बता रही थी कि जब वो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो गई। यस मैम, मैम वो लाइट चली गई थी, हाँ इलेक्ट्रिसिटी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। वो ये बताती है मैम, जब वो अपनी हायर सोल से कनेक्ट हुई थी तब उनकी जो बेटी है वो एक बहुत ही प्योर सोल है जो उनकी लाइफ में आई है। और वो ये बोलती थी कि मम्मा मैं आपके पास इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं आपको फियरलेस करना चाहती हूँ, और जो भी चीजों को आप सफर कर रहे हो, फेस कर रहे हो, आपका लाइफ पर्पस ये बिल्कुल भी नहीं है। आपको खुद से कनेक्ट होना है, और आप जब तक खुद से कनेक्ट नहीं होगे आप अपने मिशन को नहीं जान पाते कि आपने बर्थ क्यों लिया है और इतने सारे चैलेंजेस को अपनी लाइफ में क्यों लेकर के आए हो। तो मैं आपको इन सारी चीजों से फ्री करने के लिए आई हूँ। तो वो अपनी बेटी को एंजल बोलती हैं और ये बुक उसी के लिए डेडिकेटेड है। और वो ये बताती हैं कि जब वो उससे कनेक्ट हुई तो उनको पता चला कि उनका जो अर्थ पे मिशन है वो ये है कि जो भी लेडीज इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में है या एब्यूजिंग रिलेशनशिप में है, बहुत हार्ड रिलेशनशिप को फेस कर रही हैं, ग्रो नहीं हो पा रही हैं, उनको वो एम्पावर करती हैं। उनके टॉक शोज भी होते हैं और उनसे लोग सेशंस भी लेते हैं, वो उसमें उनकी हेल्प करती हैं। और दूसरा वो ये बोलती हैं कि
जो मदर ऐसी हैं जिनके 100% स्पेशल चाइल्ड हैं, हैंडीकैप चाइल्ड हैं, वो मदर जो होपलेस हो जाती हैं अपनी लाइफ से और एक बर्डन के जैसे अपनी लाइफ को लेती हैं कि मेरी लाइफ में क्या चैलेंजेस है, क्यों आए हैं, उनको वो एम्पावर करती हैं, उनको वो बताती हैं कि आपका जो बर्थ है वो किस लिए हुआ है। अगर आपने ऐसी सोल को चूज किया है तो वो ये उनकी जो उनकी डॉटर है वो ये बोलती है कि हम खुद ऐसी ही मदर को चूज करते हैं जो इस तरह का प्लान लेकर के आती हैं। यानी कि ये बहुत स्पेशल चाइल्ड होते हैं जो ऐसी मदर को चूज करते हैं ताकि वो और ज्यादा अप हो, बहुत अपने आप को ग्रो करें और अपनी लाइफ में आगे जाएं, अपने मिशन को कंप्लीट करें। तो इस मिशन के साथ में वो अपनी जो लाइफ है उसको स्पेंड कर रही हैं और उनका यही मिशन है कि अब इस तरह की लेडीज को एम्पावर करना, आपको उनकी सेल्फ जो पावर है उससे कनेक्ट करना, और जो फीनिक्स बर्ड है उसकी जो पावर है वो एक वुमेन के अंदर जगाना। तो इसी तरह के वो शोज लेती हैं और इसके बावजूद भी मैम, इतना हार्ड टाइम होने के बाद भी बहुत सारे अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं। और इंडिया मैगजीन आती है इंडिया, उसमें उनका फ्रंट पेज पे भी उनका आ चुका है, हॉट मॉडल्स आ चुकी है 2022 की इंडिया की। काफी कुछ किया, ये सब उन्होंने किया आफ्टर 40 एज। तो मतलब 40 इयर्स की एज कंप्लीट होने के बाद में उन्होंने ये स्टैंड लिया था। जब उनकी डॉटर हुई थी और उसके बाद उन्होंने स्टैंड लिया तो उनको 40 इयर्स हो गए थे। उसके बाद उन्होंने खुद को ग्रो किया, अपने आप को सेल्फ डिपेंड किया और खुद से कनेक्ट हुई, सेल्फ लव की चीजें की। वो बताती कि जब वो डिप्रेशन में थी तो उनका वेट 100 kg के अराउंड पहुंच गया था और उसके बाद में उनको डॉक्टर ने सजेस्ट किया जिम जाने के लिए कि अपना वेट लॉस करना है, लेकिन उनकी फैमिली ने उनको अलाउ नहीं किया। तो जब वो फ्री हो गई ना सारी चीजों से, फियरलेस हो गई बिल्कुल, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, ये लाइफ मेरी है, उसका कंट्रोल मुझे खुद ही लेना है। और फिर उन्होंने खुद को स्टार्ट किया सेल्फ लव से, उन्होंने अपना वेट लॉस किया, जिम स्टार्ट किया और बहुत सारे सेशंस रहते हैं ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट के, उन्होंने वो लिए, सेल्फ हीलिंग के सेशंस उन्होंने लिए, काफी सारी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी, अपनी सोल से कनेक्ट हुई, मेडिटेशन स्टार्ट किया, एनर्जी हीलर हुई। वो काफी कुछ करने के बाद में वो, मतलब अब सोच लिया उन्होंने कि ये लाइफ मेरी है और मैं जैसे चाहूँ फुलियस्ट तरीके से अपनी लाइफ को जी सकती हूँ, क्योंकि जब गॉड ने मुझे लाइफ दी है तो क्यों दी है, अब ये लाइफ मुझे इसलिए मिली है, अब मैं अपने तरीके से अपनी लाइफ को जीऊंगी। और वो अपने खुद के, अपने जो भी क्या बोल सकते हैं मैम उसको, अपने खुद के रूल्स रहते हैं ना अपनी लाइफ के, स्ट्रॉन्ग बिलीव सिस्टम उनके खुद के, वो उस पे स्ट्रिक्ट हैं और उसको फॉलो करती हैं। और ऐसे ही जो बिलीव सिस्टम है जो एक वुमेन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वो उनको लोगों को एम्पावर करने के लिए यूज करती है। और इसके बाद मैम वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी है वो यही बताती है कि जब तक वो खुद से कनेक्ट नहीं हुई थी, वननेस में नहीं आई थी, तब तक अपने इन लॉज को, अपने हस्बैंड को माफ कर पाना बहुत मुश्किल था। और वो यही सोचती थी कि उनकी लाइफ बहुत हार्ड है। लेकिन जब वो खुद से कनेक्ट हुई, उन्होंने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस लिए मेडिटेशन में, मतलब बॉडी के बियॉन्ड उन्होंने एक्सपीरियंस लिए, तब उनको ये समझ में आया कि हम सब एक ही हैं और हम सब यहाँ पे खुद को हील करने के लिए आए हैं। और इन सब में उन्होंने अपने लॉस को, अपने हस्बैंड को, सबको माफ किया और खुद को भी उन्होंने माफ किया इस चीज के लिए। और अपना जो मिशन है, अपना जो लाइफ पर्पस है, वो उसको फुल तरीके से एंजॉय कर रही है, जी रही है और कंप्लीटली अपनी डॉटर के साथ में उस अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है। बहुत बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। और कुछ है शिल्पी जी कहना? मैम एक चीज और यही बोलना चाहूंगी, हाँ, वो सबको यही कहती है कि अपनी जर्नी जो है सबकी अलग अलग होती है, आपको आपकी जर्नी पर विश्वास रखना होगा। क्योंकि अगर आपकी जर्नी किसी ऐसे वे में जा रही है जो आपके फेवर में नहीं है, तो उसका भी पर्पस है और आपको वो मिशन अपना ढूंढना होगा कि आप किस मिशन के साथ पैदा हुए हो। और आपका जो मिशन है वो आपको उसी अपनी प्रॉब्लम से ही निकालना होगा कि आप किस प्रॉब्लम को लेके आए हो, यहाँ से ही आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। तो आपको अपनी जर्नी जर्नी पर पूरा ट्रस्ट रखना है और अपने लेसन्स को जो भी है उसको लर्न करना है। और आपको हर एक सिंगल मोमेंट के लिए ग्रेटफुल होना है, क्योंकि हर एक मोमेंट बहुत ब्यूटीफुल है। आप अपने लाइफ के एक एक मोमेंट को बहुत ही प्रीशियस तरीके से सेलिब्रेशन के साथ में जिए, क्योंकि जब गॉड आपको एक मतलब एक बिना एक्सपेक्टेशन के
एक निस्वार्थ भाव में आपको हर एक पल दे रहा है, हर एक सांस दे रहा है, फ्री होके दे रहा है, अनकंडीशनल लव के साथ दे रहा है, तो हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको फुल ग्रेटिट्यूड के साथ और पूरे रिस्पेक्ट के साथ हम उसको लें और उसको जिएं। और इस तरह से हम गॉड की बनाई क्रिएशन को और उनकी जो लाइफ दी हुई है, हम तभी उसको एंजॉय कर सकते हैं और अपनी लाइफ का पर्पस पूरा कर सकते हैं। और एक चीज वो यही बोलती है कि अगर आप अपनी लाइफ में जिस चीज को देखोगे वो सेम चीज आपको भी देख रही है। वॉट यू सीक इज सीकिंग यू। आप प्रॉब्लम को देखोगे, प्रॉब्लम आपको देख रही है। अगर आप सॉल्यूशन को देखोगे तो सॉल्यूशन भी आपको देख रहा है। हर चीज कैसी है, एक शीशे के जैसी, मिरर के जैसी है। आप खुद को जैसे शीशे में देखते हैं ना, ठीक ऐसे ही आप ये सोचिए कि आपके मन से जो भी चीज निकली उसका सेम मिरर आपके सामने है। आपने डर को याद किया, डर ने भी आपको तुरंत याद किया, सेम एनर्जी ने। तो आपको अपने ऊपर इतना काम करना होगा, कनेक्ट होना होगा कि आप इस चीज को देख पाओ, समझ पाओ कि आप किस चीज की तरफ ध्यान दे रहे हो, क्योंकि जिस चीज को आप देखोगे वही चीज आपको मिलने वाली है। तो अगर आप सॉल्यूशन पे ध्यान दोगे, खुद को एम्पावर करने में ध्यान दोगे और अपने आप को ग्रो करने में ध्यान दोगे, तो वो चीजें आपकी ऑटोमेटिकली हेल्प करने लग जाती हैं। अगर आप ये कहते हो कि ये सब चीजें सिर्फ सुनने में अच्छी हैं, प्रैक्टिकली अच्छी नहीं है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब खुद पे ट्राई करते हो, एफर्ट्स डालते हो, अपने ऊपर काम करते हो, तो ये चीजें भी आपकी उतनी ही मदद करती हैं। जैसा एक असंतोष होता है, दुख होता है, वो आपकी हेल्प करता है और दुखी होने में, ऐसे ही अगर आप सॉल्यूशन की तरफ जाओगे तो वो चीजें भी आपकी मदद करती हैं आपको ग्रो करने में। तरह से मैम ये सेशन कंप्लीट हुआ आज का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शिल्पी जी, बहुत प्यारी स्टोरी आपने इंस्पायरिंग बताई। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे हमने अनीता मूरजानी का पढ़ा, उन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद लौट के आके पूरी दुनिया को बताया। यस मैम। ऐसी स्टोरीज भी हमको जाननी चाहिए जो एकदम बोलना चाहिए। इतने जो तुम बता रहे थे टॉक्सिक रिलेशनशिप से, देखिए आज, और मैंने जैसे कल बोला कि हमको वही सिखाना जो रहता है ना, उसको पहले हम उसको ओवरकम करते हैं उस जन्म में, यस मैम। फिर हम सिखाते हैं। तो उन्होंने भी अपने को पहले एम्पावर किया, फिर दूसरों को एम्पावर करने के लिए काम कर रही है। तो बहुत बहुत प्यारी स्टोरी थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शिल्पी। और तुम जब थैंक यू मैम। तो बिल्कुल चुपचाप से सिर्फ तुमको ही देखने का मन करता है, किसी को सुनते रहो बस। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत है। थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को कोई क्वेश्चन पूछना है या ग्रेटिट्यूड देना है तो आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं। यस सुशीला दी। ओह थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शिल्पी जी, क्या लग रही हो आप तो एकदम वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ये आप तो नीता जी की बरोबर हो गई, अब तो एकदम एकदम ग्लो होने लगी। और इतना अच्छा बोलती है आप, इतना छोटी उम्र में बच्चे इतना बड़ा बड़ा काम करते हैं, तो माँ को तो बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल भाव की हो जाती हूँ आप लोग के देख देख के, सच्ची एकदम इतना अच्छा लगता है। इतनी अच्छी प्यारी उसकी आवाज है, इतनी प्यारी आवाज है, और आवाज में इतना ठहराव है, एक समझ है। तो सैल्यूट, एकदम वेरी नाइस, वेरी नाइस शिल्पी जी, क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू। और खास थैंक यू करने के लिए मैंने बोला। जी जी, जरूर जरूर, बहुत जरूरी था सुशीला जी। आपके ब्लेसिंग्स उसको ऐसे ही मिलते रहे, वो और काम करे, लोगों को एनलाइटन करे। और इतने छोटी उम्र में शुरू कर दिया है काम, तो ग्रेट सोल है सब। थैंक यू। करते रहना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपके मतलब आप उस लेवल, मतलब कह सकते हो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट नहीं होगी, आप चीजों को समझ नहीं पाओगे। तो चीजों को समझने के लिए बाहर से जो रिस्पॉन्स आ रहा है, रिप्लाई मिल रहा है, उससे बेटर है कि आप हर चीज को क्वेश्चन कीजिए और खुद से इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढिए अपने अंदर। जब आप ढूंढना शुरू करते हो, बाहर के आंसर से सेटिस्फाई नहीं होते हो कि मैं इसको नहीं मानती हूँ, मेरी नजर में तो ये चीज ठीक नहीं है, तो वो ठीक क्यों नहीं लग रही है आपको, जब आप उसको ढूंढना स्टार्ट करते हो तब आपको अपने आप आंसर्स मिलते चले जाते हैं। जी जी, थैंक यू, थैंक यू। यस वंदना जी। हाँ जी, गुड इवनिंग नीता मैम, गुड इवनिंग शिल्पी मैम।
बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा आपका बोलना मुझे कि मेरा मन किया कि आज मैं बोलूं और आपको बहुत थैंक यू बोलूं। जैसे आप बोल रहे थे तो मेरा मन करता था कि मैं भी आपकी तरह बोलूं। मैं सच्ची में ना प्रैक्टिस करूंगी बोलने की। बिल्कुल मेरा बड़ा बिल्कुल। मन करता है जब से मैंने आपका ज्ञान भारती अटेंड किया कि मैं भी बोलूं इस तरह, मुझे भी बोलना आना चाहिए। बहुत प्यार, बहुत लव, बहुत थैंक्स, बहुत थैंक्स। थैंक यू मैम। प्रैक्टिस नहीं करनी है बिल्कुल बोलने की, आपके और अंदर क्या बस करना है? चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। हाँ जी, इच्छा होनी चाहिए कि मुझे करना है, मुझे बोलना है। और जब आप अगर मैं ऐसे सबके सामने बोलूंगी तो बोल सकूंगी क्या? आप तो कितना अच्छा बोल रही है, कहाँ अटक रही है, एकदम कॉन्फिडेंटली तो बोल रही है। हाँ, बस इच्छा होनी चाहिए, कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, मन होना चाहिए, बस बोल सकते हाँ हैं। जी। एक बात और, पहले मैं बहुत जिम्मेवारी अपने ऊपर लेती थी, बच्चों की, सबकी, लेकिन अब से मुझे ये लगता है कि नहीं, थोड़ी मतलब बहुत ज्यादा जिम्मेवारी जितना मेरे शरीर अलाउ करे मुझे उतनी ही लेनी चाहिए। ये सब मैंने इस मंच से ही सीखा है। बहुत थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। लव यू। प्रतिभा जी। नमस्ते, नमस्ते शिल्पी जी, नमस्ते नीता मैम। नमस्ते। आप जब बोल रही थी तो ऐसा लग रहा था अपनी कहानी में सुन रही हूँ। मैं एक स्मॉल टाउन से एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में आई, और एक झल्ली सी लड़की कैसे सेटिस्फाई, सबको खुश कर, सब अच्छे पर सबको खुश करना है, सबके हिसाब से करते करते खो गई थी एकदम। तो जिस दिन ये रियलाइज हुआ, मेडिटेशन आने से पहले ही चेंजेस आ गया था मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा, कि कैसे चेंज होना है, नहीं और नहीं ऐसे नहीं हो रहा है, खुद के लिए सोचना है। मतलब काफी कुछ सीखा, और यहाँ आने के बाद तो ज्ञान का भंडार मिल ही रहा है आप सबसे। आपको पता तो है मेरी बहुत शुरुआत भी यहीं से हुई, नीता मैम का प्लेटफॉर्म ही ऐसा है, सबकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देता है। मेरी तो हो ही चुकी है, और बस अब मैं भी सोच रही हूँ जैसे मेरे अंदर जो चेंजेस आए हैं वही सारे चेंजेस मैं बाकी सबके साथ भी शेयर करूं और सबको हेल्प करूं। हाँ, आप जो बोल रहे थे लग रहा था, लग नहीं रहा था कि बुक से बोल रहे हैं, ऐसे लग रहा अपने दिल से बोल रहे हैं। पॉइंट्स बुक के थे लेकिन मैं बोल अपने आप से ही रही थी, बहुत कुछ, हाँ, काफी कुछ अपने पास से ही बोला है। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू प्रतिभा जी, थैंक यू शिल्पी, बहुत अच्छा बोला। थैंक यू मैम। यस महक जी। नमस्ते रीता मैम, नमस्ते शिल्पी मैम। नमस्ते मैम। मैम आपको दिल से एकदम ग्रेटिट्यूड। आज सच में ऐसा लगा अपनी पूरी स्टोरी चल रही है और मैं सुन रही हूँ। हाँ, मैं तुमको याद कर रही थी महक, क्योंकि तुम भी जो चैलेंज फेस कर रही हो, बहुत 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 तो नहीं पर कुछ एक तो सामने सिमिलर है। तो जी जी मैम, बहुत बहुत हार्ट टचिंग था, बहुत अच्छा लगा। तो आज तुम समझी ना कि कोई सोल पर्पस है उस बच्चे को आने का आपके पास, है ना? वो एंजल के रूप में आपके पास आया है, वो कुछ बताना चाह रहा है आपको। जी 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 मैम। है ना? तो एकदम जैसे मैं पहले भी बोलती थी कि बहुत ही प्यार से, बहुत ही करुणा से उस बच्चे का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा चैलेंज आपने खुद चुना है और वो बच्चा भी चुन के आया है। तो जरूर से आप और अपनी लाइफ को समझ पाएंगी। तो थैंक जी जी मैम, ऐसा लग रहा है कि अब बहुत कुछ समझ में आया आज के सेशन में भी, बहुत अच्छा लगा। और खुशी भी होती है कि जब से ध्यान से जुड़ी हूँ मेरा बच्चा काफी ग्रो भी कर रहा है। यस, और दिल पिरामिड से एनर्जी भी तुम यूज कर रहे हो। जी जी। और मैम सब ज्ञान भारत को आपको दिल से थैंक यू। थैंक यू। और महक, बहुत प्यार करती हूँ बेटा, मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ, सभी को। पर मैं तुमसे मैं मिल चुकी हूँ, तुम रायपुर में ही हो, और मैं बहुत अच्छे जानती हूँ कि किस पीरियड से तुम गुजर रही हो। पर वो जो छोटी एंजल है ना, वो भी कोई कम नहीं है आपके पास। एंजल आपके पास 2 एंजल है ना? जी जी मैम। है ना? चलिए, और आज से और आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, है ना? जी मैम बिल्कुल। थैंक यू। सुरभि। हेलो हेलो। हाँ सुरभि। नमस्कार नीता जी। नमस्ते। हेलो टू शिल्पी। तो ऐसे लगता है कि हम लोग डेस्टिनी के स्पेशल गर्ल्स है, स्पेशल वुमेन है। हमको मतलब हर दिन वो पुश कर रहा है और स्ट्रांग बनो करके। आज भी ऐसा लगा कि हर दिन कुछ ना कुछ हमारे लिए
वो डेस्टिनी रखा है कि करना है और करना है। जैसे मैं भी 22 ईयर्स में शादी करके कभी इंडिया से क्या उड़ीसा में इंडिया में बाहर गई थी, कभी सीधा बाहर आई। उस टाइम पे मुझे भी इंग्लिश वगैरह बोलना नहीं आता था, पढ़ा हुआ है, बोलना नहीं आता था। बहुत चैलेंज फेस किया, फिर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा। लेकिन अब लगता अभी जो मेडिटेशन के बाद जो कॉन्फिडेंस आया है वो एकदम अलग है। मैं कुछ किसी को बोलती नहीं हूँ, लेकिन मन में सोचती हूँ जो मुझे करना है वो तो करूंगी, किसी से कुछ नहीं बोलती हूँ। मेरा वैसा है कि मैं किसी से आर्ग्यू नहीं करती हूँ। अभी तो मेरे हस्बैंड को भी पता चल गया है कि ये कुछ बोलती नहीं है, लेकिन जो बोली है वो करेगी। तो मेरे हस्बैंड भी हंसते हैं आजकल कि मैं टरस हूँ, बोलते क्या बोलते बुल, तुम बुल हो, दिमाग में पकड़ लिया तो करोगी, लेकिन बोलती कुछ नहीं हो। मैं बोली वही मेरा पावर है। और मेडिटेशन और हर चीज में पहले मैं रोती थी। 1 साल पहले तक कुछ भी झगड़ा होता था तो इतना रोती थी। अब तो मुझे रोना भी नहीं आता है, और जो अगर झगड़ा करते उनको देख के हंसी आता है कि बेचारे को कितना हेल्प की जरूरत है करके। तो ऐसे ही सोचती हूँ और मुझे खुद को हंसी आता है। तो वैसे ही तो थैंक यू एवरी डे। आई जस्ट से थैंक यू टू ऑल द मास्टर्स। और हम सब वुमेन पावर के लिए बिग चीयर्स टू एवरीवन। और यहाँ पे भी जितने मेरे फ्रेंड्स हैं सबको मैं खींच के लेती हूँ, नहीं चलो आप लोगों की मूवी की टिकट हो गई, अब मैं कैंसिल नहीं कर सकती, सब चलो। तो ऐसे ही करती हूँ सबके साथ अभी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुरभि जी। हाँ वैशाली जी, अब प्लीज इसके बाद कोई हाथ नहीं रेज करना, अब तो प्रिया और वैशाली जी हैं, है ना? सॉरी दी, बट मुझे मेरा वो लैपटॉप से इशू हो गया, इसके लिए मैं खास फोन पे आई हूँ जस्ट ये बोलने के लिए कि थैंक यू शिल्पी। यू जस्ट गेट अमेजिंग बुक्स। पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाई, हाँ वही मेरे को भी लगा ही नहीं है दी। किंडल पे ही है और हार्ड कॉपी भी है, लेकिन वैसे किंडल पे है। मैंने अगर आप पीडीएफ शेयर करोगे तो बहुत अच्छा होगा। मैंने माही से भी मैसेज कर दिया, और मुझे यही बोलना था कि किसी भी एंगल से ये बुक लगी नहीं रही थी, ये हर एक की स्टोरी लग रही थी। सो ऐसे लग रहा था कि आप हमको ऐसे याद दिला रहे हो कि ये करना है, ये नहीं करना है करके। सो इट वाज रियली ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच शिल्पी जी। थैंक यू वैशाली। ऐसे आप लोग के वर्ड्स स्पीकर को और मोटिवेट करते हैं कि आपके लिए अच्छे ढूंढे और लेकर आए आपके सामने। बाकी कोई आपके ऐसा नहीं है कि आपकी प्रशंसा से कुछ और होना है, बस मोटिवेशन मिलता है। हाँ सुप्रिया जी बोलिए। आज जो बुक जो भी बातें में कही गई वो सब चीजें मैंने अपनी लाइफ में फेस करी है और मैं फेस कर भी रही हूँ कुछ चीजों को। तो मेरी स्टोरी कुछ चल रही है लमसम, और किसी ने कितने अच्छे से उसे एक्सप्लेन किया है, और एक्सप्लेन करने का वो भी अपने वर्ड से, मतलब उसको समझ के सिंप्लीफाई करके उसको एक्सप्लेन करना बहुत बड़ा काम है। क्योंकि मैंने भी कभी मैं भी नहीं कर पाती कुछ चीज़ों को इस तरह से। मैं बुक में ही चली जाती हूँ, फिर जो होगा मैं वही बोलूंगी पढ़ाते वक्त। मैं समझ सकती हूँ इस बात को। तो सिंप्लीफाई करना इज वेरी इम्पोर्टेंट, और ये बहुत बड़ा चीज है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और मतलब बहुत ही, और आपका कहने का तरीका भी बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। आपकी वॉइस, आपके अप्स एंड डाउन, आपने लिखी है, आप ही अपनी कोई बात बता रहे हैं, किसी और की बात नहीं है। थैंक यू मैम। कनेक्ट हो जाती हूँ मैम उस चीज से, उस टॉपिक से, उस फील से, फिर उसमें क्या हो सकता है अच्छा। वो कोशिश मेरी रहती है कि मैं अच्छे से आप लोगों को बताऊं जो प्रैक्टिकली हो और जो आप लोगों को अपनी लाइफ में अप्लाई करने में प्रॉब्लम ना हो, इजी लगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। नीता मैम को भी बहुत बड़ा थैंक यू कि वो ऐसे टॉपिक पे तैयार है। थैंक यू सुप्रिया दी, थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल अच्छे से आपने बिल्कुल अच्छे से बोले। देखिए तभी वो ऑडियो बुक्स बना रही है, इतनी प्यारी आवाज है और अच्छे से प्रेजेंट करती हैं। क्योंकि देखिए किसी भी बुक पढ़ के बोलना एक अपने आप में कला है।
कि आपको कौन से पॉइंट्स लेने हैं, कौन से पॉइंट्स छोड़ देना है, क्योंकि पूरी बुक हम नहीं बता सकते ना 1 घंटे 1.5 घंटे में। तो वो जब आप करते जाएंगे तभी आपको ये सब नॉलेज होगा, और आवाज तो उनकी गॉड गिफ्ट है। थैंक यू शिल्पी, बहुत बहुत प्यारा आज सेशन रहा। मैं हमेशा तुम्हारे सेशन का वेट करती हूँ, और मैं चाहती हूँ हर महीने कम से कम एक बुक तुम जरूर लेके आओ। तो जब मुझे माही ने तुम्हारी बुक का नाम बताया तो मैंने गूगल में सर्च किया कि ये बुक कौन सी है जिसको शिल्पी लेके आ रही है। तो मैं भी आश्चर्यचकित रहेगी कि ऐसी बुक है जो बिल्कुल भी फेमस नहीं है, और वो कुछ तो होगा, नहीं तो अमेज़न किंडल की बेस्ट सेलर बुक है। अच्छा, नहीं मुझे नहीं देखी थी, मैंने तो बस नाम भर के देखा, क्योंकि मैंने कभी पीएसएस में सुना, कभी नहीं सुना, तो मुझे लगा कि कुछ तो होगा विमेन एम्पावरमेंट का, तभी शिल्पी ने इसको चूज किया है। मेरे को ट्रस्ट है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी चॉइस के ऊपर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स बेटा। फिर अगले महीने फिर एक नई बुक के साथ हम मिलेंगे शिल्पी के साथ।